कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। चैप्टर का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा एग्जाम में आता है, लेकिन अब की बार इस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा रह सकती है। 9 नंबर तक ये चैप्टर एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। जिन लोगों को ये लगता है कि ये चैप्टर आज तक कभी समझ में नहीं आया, ये वीडियो लास्ट तक देखना है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो उसके बाद आप निकाल नहीं सकते, ये गारंटी है। साथ में मैं इसकी जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, जो कि टोटल प्लेस ऑफ सप्लाई में 5 अमेंडमेंट्स हैं, वो अमेंडमेंट भी आपको इसी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगी। डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यहीं पे मैं कराने वाला हूं, यानी विद अमेंडमेंट फुल कंप्लीट चैप्टर। और इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज, कई लोग पूछते हैं कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर रट ले हम लोग तो क्या बात बन जाएगी। रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आपको ना चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे ही मैं एक पॉइंट आपको समझाऊंगा कि ये पॉइंट ये है, बस आपको उस टाइम पर उस पॉइंट पे फोकस करना है, ढंग से समझना है। अंडरस्टैंड हो गया, समझ में आ गया, बात खत्म, आगे बढ़ो। ऐसे कर करके पूरा आपको लास्ट तक ढंग से वीडियो देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार खुद से कर लेना और नोट्स अच्छे से, देन आप कंपाइलर के सारे क्वेश्चन खुद अपने आप भी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा आसान चैप्टर लगने वाला है आपको, बस आपको लास्ट तक देखना है ध्यान से। सबसे पहली चीज, प्लेस ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर है ना दोस्तों, इसके अंदर 4 सेक्शन है टोटल, ठीक है। गुड्स के ऊपर 2 सेक्शन है यहाँ पे, और सर्विसेज के ऊपर भी 2 सेक्शन है, ठीक है ना। गुड्स के ऊपर सेक्शन 10 और सेक्शन 11 हम पढ़ेंगे डिटेल में, और सर्विसेज के ऊपर सेक्शन 12 और सेक्शन 13 पढ़ेंगे। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी होगी। चलिए ठीक है, ऐसे स्टेप वाइज चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो पहली चीज क्लियर होगी कि कितने सेक्शन है, 4, और 4 के 2 कैटेगरी बना दो, 2 2 सेक्शन, 2 गुड्स के 2 सर्विस के। गुड्स के कौन कौन से हैं, सेक्शन 10 से लेकर 13 टोटल सेक्शन है, तो सेक्शन 10 11 और सर्विसेज के 12 13, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब अगली चीज, पहली बात क्लियर होगी, अब आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है कि गुड्स के ऊपर सेक्शन 10 और 11 है, ये बात तो हमने पढ़ ली, और सर्विसेज के ऊपर सेक्शन 12 और 13 है, ये भी पढ़ ली। सेक्शन 10 जो है ये बात करता है कि जब सप्लायर और रिसीवर दोनों ही इंडिया में है, ठीक है ना। और सेक्शन 11 बात करता है कि जब दोनों में से कोई एक इंडिया में, यानी कि ये कह सकते हैं कि कोई एक आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। और दोनों केसेस कौन से, गुड्स के, यहाँ पे गुड्स की बात कर रहे हैं। वहीं पर सेम बात ये बोलता है कि जब सप्लायर और रिसीवर इंडिया में है दोनों, ठीक है ना, लेकिन सर्विस का केस है, ठीक है, और उन दोनों में से कोई एक इंडिया में है, या फिर कह सकते हैं एक इंडिया के बाहर है, ठीक है ना, लेकिन सर्विस का केस है, तो सेक्शन 13 लगेगा। तो ये भी बात क्लियर होगी है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज जो सीखने की है यहाँ पे, उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, आप हमेशा पढ़ते आए हैं कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंटर है कौन सा इंट्रा है, तो आपको देखना है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर डिफरेंट स्टेट में है तो इंटर स्टेट है और आईजीएसटी लग जाएगा। वहीं पर अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है तो इंट्रा स्टेट हो जाएगा और सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। आई होप ये भी क्लियर है एकदम, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीजें देखी इस पेज के ऊपर, प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर, ठीक है ना, जिसमें 4 सेक्शन है, 2 गुड्स के 2 सर्विसेज के। गुड्स के जो सेक्शन है वो सेक्शन 10 और 11 है, सर्विसेज के 12 और 13 है। और इंटरस्टेट और इंटरस्टेट कैसे डिसाइड करेंगे उसके बारे में हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक सेक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, चारों सेक्शन। तो पहले सेक्शन वाइज जाएंगे, डोंट वरी। तो पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 को। सेक्शन 10 को हम डिटेल में ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 10 किसके बारे में है, सेक्शन 10 है गुड्स के ऊपर, जो कि बोलता है कि अगर जो सप्लायर है और जो रिसीवर है दोनों ही अगर इंडिया में है, ठीक है, तो उस केस में सेक्शन 10 लगेगा गुड्स के केस में। और ये इसके अंदर टोटल 6 सेक्शन है सेक्शन 10 के अंदर, जो कि ये अगर हमने ये 6 सेक्शन पढ़ लिए तो सेक्शन 10 कंप्लीट अच्छे से हमें आ जाएगा। तो 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, फिर बी, फिर सी ए, उसके बाद डी और ई। एकदम बिल्कुल आसान है, सबके मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक एक ध्यान से समझ रहे हैं। तो चलिए 6 के 6 पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला, अब आपको करना क्या है, देखो कोई लोग क्या करते हैं ना,
कोई आपको कुछ नहीं करना है, बस बस ये वाला सेक्शन, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ए अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस जो पढ़ाऊंगा आपको उस पर फोकस करना है। फिर खुद से एक सवाल करना है कि क्या मुझे ये अच्छे से समझ में आया। अगर आंसर है कि यस, तो फिर आगे बढ़ जाओ। और अगर लगता है कि नहीं समझ में आया तो जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, आपका ध्यान इधर उधर हो गया है, दोबारा से वापिस आ जाओ और दोबारा से एक बार सुन लो, ठीक है ना, अच्छे तरीके से, वरना एक ही बार में काम चल जाएगा। जैसे कि ये बात करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, यहां पे ध्यान से देखना। मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, जो कि दिल्ली से बिलोंग करता है, और दूसरा व्यक्ति है, ठीक है ना, मान लो मिस्टर वाई, ठीक है ना, जो कि हरियाणा से बिलोंग करता है, ठीक है। अब मिस्टर वाई ने, ठीक है, मिस्टर एक्स से कोई गुड्स वगैरह मंगाया, कोई गुड्स खरीदा, ओके। अब एक तो तरीका है कि मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वाई को डायरेक्टली गुड्स भेज दे, है ना, डायरेक्टली सीधा गुड्स भेज दे। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, उसको बोल दिया कि चलो भाई तुम एक काम करो, मिस्टर वाई को ये चीज दे के आओ, चलो, ठीक है ना, ओके, किसी और के द्वारा, ठीक है ना, गुड्स भेज दे। कोई भी तरीका हो सकता है, कोई बात नहीं, है ना। इस बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये डायरेक्टली गुड्स भेजे या किसी और के द्वारा भेजे। हमें सिर्फ ये देखना है कि अल्टीमेट मूवमेंट कहां पे खत्म हो रहा है गुड्स का। तो अल्टीमेटली अगर ये भेजेगा तो भी अल्टीमेटली मिस्टर वाई को हरियाणा गुड्स मिलेगा, अगर इसके द्वारा भेजा जाएगा तो भी वो अल्टीमेटली गुड्स यहां पे आएगा। तो अल्टीमेटली मूवमेंट कहां पे खत्म हो रहा है, हरियाणा मिस्टर वाई, यानी कि यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके मतलब हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, हरियाणा हो जाएगा। बोलो क्लियर है, जहां गुड्स का अल्टीमेट मूवमेंट खत्म होगा, ठीक है ना। मूवमेंट कोई करे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप एकदम क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे ही एक एक करके चलना है। और साथ में मैं ये भी बता दूंगा कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। मैंने नोट्स बहुत शानदार तरीके से बनाए हैं, आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा मैं। जैसे कि अब आ जाते हैं, ठीक है ना, दूसरे सेक्शन पे, यानी सेक्शन 10 का दूसरा सेक्शन, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज बी के ऊपर। अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहां पे मैंने खास लिख भी रखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। डेफिनेटली हर किसी पॉइंट के ऊपर जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो लिख भी रखा होगा। अब यहां पे इसको क्लियर कर लेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। इसका नाम है बिल्ड टू शिप टू मॉडल। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें कहानी कुछ ऐसी है कि एक तरफ है आशा एंटरप्राइज जो कि कोटा राजस्थान से बिलोंग करती है, ठीक है ना। दूसरी तरफ है डीप ट्रेडर्स जो कि जालंधर पंजाब में है, ठीक है ना। और तीसरी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे ज्योति सन्स पटियाला पंजाब से। अब कहानी क्या है पूरी ध्यान से समझना। अब होता क्या है कि जो ये डीप ट्रेडर्स है, ठीक है ना, जालंधर पंजाब, इसने क्या किया, जो आशा एंटरप्राइज है ना, ये सेविंग मशीन बनाती है। तो इसने, डीप ट्रेडर्स ने आशा एंटरप्राइज को बोला कि भैया मुझे सेविंग मशीन चाहिए, मुझे 100 सेविंग मशीन का ऑर्डर करना है। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है जी, 10,000 रुपए लगेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। इसने ऑर्डर दिया, ठीक है ना, डीप ट्रेडर्स ने ऑर्डर दिया आशा एंटरप्राइज को 100 सेविंग मशीन का, जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। और ये बोला कि एक काम करना, बिल बिल मुझे दे देना। इसने बोला है कि एक काम करना, बिल मुझे दे देना, इसलिए इसको बोला गया बिल टू, बिल मुझे दे देना। और वो जो शेविंग मशीन है ना, वो एक काम करना, इसको शिप कर देना, यानी इसको भेज देना, ठीक है ना। बिल मुझे देना यानी कि बिल टू, ठीक है ना, और शिप इसे कर देना, भेज इसे देना, शिप टू, इसलिए इसका नाम है बिल टू शिप टू मॉडल, ठीक है ना। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है जी। अब यहां पे बात हुई है कि जी 10,000 रुपए की कीमत है, ठीक है, कोई बात नहीं, 10,000 का बिल बना के भेज दो, ठीक है। और इनके बीच में जो बात हो रखी है वो है 11,000 रुपए के अमाउंट की, ठीक है। तो यहां पे एक तरीके से क्या होगा, दो अमाउंट हो गए, एक तो इनके बीच में 10,000 और एक इनके बीच में 11,000। जितने अमाउंट होंगे उतने ही प्लेस ऑफ सप्लाई होंगे इस केस में, ध्यान रखना। बोलो क्लियर है। अब आ जाते हैं यहां पे कि प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे केस कैसे। तो एक तो हो गया 10,000, एक हो गया 11,000, ठीक है ना। तो ये 10,000 वाली अमाउंट किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में है। तो एक तो सप्लाई ये होगी, ठीक है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई 10,000 का कैसे निकलेगा, 10,000 के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ये माना जाएगा, डीप ट्रेडर्स जालंधर पंजाब, ठीक है ना। तो जालंधर पंजाब इन दोनों के बीच में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखना है कि जो ये तो है पंजाब से बिलोंग करता है, ये राजस्थान से बिलोंग करता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है ना, और प्लेस ऑफ सप्लाई, दो चीजें देखते हैं ना हम लोग, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो कि अलग अलग स्टेट में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट हो जाएगा और आईजीएसटी लगेगा यहां पे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, डन। अब आ जाते हैं इन दोनों के बीच में, ये 11,000 रुपए अमाउंट के लिए, ठीक है ना।
इन दोनों के बीच में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई 11,000 के लिए क्या होगा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, तो यहां पे ज्योति सन्स हो जाएगा, ठीक है ना, पटियाला पंजाब, ये हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब जो 11,000 का अमाउंट है, ठीक है ना, ये इंट्रास्टेट कहलाएगा या इंटरस्टेट, कैसे पता चलेगा ये सप्लाई क्या कहलाएगी, तो आपको देखना है कि यहाँ पे भी पंजाब है, ठीक है ना, यहाँ पे भी पंजाब है, यानी कि सेम स्टेट है, तो सेम स्टेट हो तो इसका मतलब हो गया इंट्रास्टेट होगा, और सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिख के दे रखा है, क्या, जितने अमाउंट उतने ही प्लेस ऑफ सप्लाई। आई होप एकदम से अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना, शानदार तरीके से, कुछ भी इसके अंदर था नहीं, बट एग्जाम के लिए इसको मार्क कर लो, और नोट्स निकाल लोगे तो ज्यादा शानदार रहेंगे आपके लिए। नोट्स निकाल लोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा के नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आप नोट्स निकाल लो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो चाहते कि नहीं मैं अपने नोट्स बनाऊं लिखूं, तो फिर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब यहां पे आ जाते हैं, ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, अब यहां पे आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट का मतलब तीसरा सेक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्शन 10 की सीरीज चली हुई है, पहले हम सेक्शन 10 कर रहे हैं। सेक्शन 10 में टोटल 6 सेक्शन है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 पे आ जाते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने इंपॉर्टेंट लिख भी रखा है, और साथ साथ में मैं आपको बता भी रहा हूं। आपको क्या करना है, मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। आपको बस क्या करना है, जो पॉइंट मैं करा रहा हूं सिर्फ ये सोचना है कि बाकी चीजें सोचनी नहीं है कुछ भी, वो पॉइंट समझो कि समझ में आया, आंसर आता है यस आगे बढ़ जाओ, नहीं एक बार फिर से सुन लो, बस इतना ही। तो यहां पे पढ़ेंगे सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज सी, ये है नो मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस। इसका क्या मतलब होता है, चलिए इसके ऊपर एक कहानी समझते हैं, ठीक है ना। मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर में शिफ्ट हुआ, ठीक है, और मुझे एक फ्लैट चाहिए था रेंट पे। मैंने एक फ्लैट देखा रेंट पे, और उसके अंदर है ना, जिन्होंने मुझे फ्लैट दिखाया उन्होंने बोला कि जी इसमें एसी फर्नीचर वगैरह सामान ऑलरेडी काफी सारा सामान इसमें रखा है, अलमारी वगैरह ये सब रखा है। तो सवाल ये उठता है कि जो ये फर्नीचर है, जो एसी है, ये जो सामान रखा है उस फ्लैट के अंदर, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां गुड्स पड़ा है वही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब गुड्स कहां पड़ा है, ठीक है ना, ये उस फ्लैट में पड़ा है, फ्लैट कहां, लक्ष्मी नगर में, तो डेफिनेटली दिल्ली लक्ष्मी नगर क्या हो जाएगा इस केस में, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बात खत्म, कुछ सोचना नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 यानी कि सेक्शन नंबर 4, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज सी ए की बात करते हैं हम लोग। सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स सप्लाई हो रहा है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब यहां पे दो बातें हो सकती हैं, दो बातें क्या हो सकती हैं, ये दोनों केस अलग अलग हैं। पहला, या तो ये बात हो सकती है, ठीक है, कि भैया जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, ठीक है ना, उसका जो एड्रेस है, जब इनवॉइस काटा गया, ठीक है ना, जब इनवॉइस काटा गया, तो जो इनवॉइस है ना, उस इनवॉइस के अंदर उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस है। अगर है इनवॉइस के अंदर उसका एड्रेस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। इसका क्या मतलब हुआ, इनवॉइस के अंदर जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है ना, इनवॉइस दिया गया है, उसका जो एड्रेस लिखा है इनवॉइस के अंदर, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अगर एड्रेस रिकॉर्ड नहीं कर रखा है इनवॉइस में, तो क्या करेंगे, तो जो सप्लायर है उसकी जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ सप्लाई, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है। एक और बात ध्यान रखना, अगर कंप्लीट एड्रेस नहीं दे रखा, खाली स्टेट दे रखा है, तो स्टेट भी काफी है, वो सफिशिएंट है, स्टेट हो काफी है, चलेगा, ठीक है ना। अगर खाली कंप्लीट एड्रेस नहीं दे रखा है, अगर सिर्फ ये बता रखा है इनवॉइस के अंदर कि उस स्टेट से बिलोंग करता है, तो भी काफी है, ठीक है ना, समझ रहे हो, तो भी काफी है, जरूरी नहीं कंप्लीट एड्रेस हो। आगे चलते हैं। अब मान लो ऐसा हो सकता है कि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे कि मान लो मैं हूं, और मैं कहीं पे बाहर गया हूं घूमने के लिए दूसरे स्टेट के अंदर, है ना। अब वहां पर मैं गया और मैंने कुछ खरीद लिया वहां पे, ठीक है ना, और फिर उसे, उस सामान को मैं अपने स्टेट में ले आया। अब ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा, तो सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो ऊपर हमने पढ़ा है, ये बोल रखा है यहाँ पे। आई होप डन है। आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हम करेंगे सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 का मतलब, ठीक है ना, टोटल 6 सेक्शन थे, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज डी क्या कहता है, ये बात करता है गुड्स असेंबल्ड की। गुड्स असेंबल्ड का मतलब क्या है, दिल्ली के अंदर एक फैक्ट्री है, ठीक है, और हरियाणा सोनीपत से, ठीक है ना, जो ये फैक्ट्री है ना, इसने हरियाणा से पार्ट मंगाए अलग अलग,
और वो जो फैक्ट्री है ना, उस फैक्ट्री में लाके उसको असेंबल कर दिया, ठीक है ना। तो जहां पर वो फैक्ट्री है, जहां पर गुड्स को असेंबल किया गया है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ऐसे केस में, गुड्स असेंबल के केस में, जहां पे गुड्स असेंबल किया है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, यानी कि दिल्ली। बस खत्म, इतनी सी बात थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 6 करते हैं, ठीक है ना। ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना इसको भी, ठीक है। अब इसके अंदर बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ई, ये क्या कहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस। तो इसमें ना दो बातें होंगी, आपको देखना पड़ेगा कि गुड्स की बात कर रहा है या सर्विसेज की बात कर रहा है। अगर गुड्स की बात कर रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो जहां पर वो गुड्स ऑन बोर्ड किया गया था, टेकन ऑन बोर्ड, ठीक है ना। ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन में चढ़ाया कहां से था, तो वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर सर्विस की बात है, तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ डिपार्चर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सर्विस अगर है, जैसे कि मान लो मैंने मूवी देखी ट्रेन के अंदर, तो वो ट्रेन चली कहां से थी, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एकदम बिल्कुल नॉर्मल बात है। फिर भी मैंने यहां पे एक शानदार एग्जांपल दे दिया है, इससे 100% क्लियरिटी हो जाएगी। अब यहां पे क्या होता है, दिल्ली से एक ट्रेन चली है, ठीक है ना, और ट्रेन जा रही है कहां पे, सोनीपत, ठीक है। अब ट्रेन जा रही है, तो अब हुआ क्या, दिल्ली से ट्रेन चली और यहां पे स्टेशन आया एक सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी से मैं जो है ट्रेन में चढ़ गया और 1000 रुपए की टिकट लगी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर 1000 रुपए की नहीं लगती है, ठीक है ना, 30 रुपए की टिकट है शायद। तो एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पे 1000 रुपए की मैंने टिकट ली और सब्जी मंडी से मैं चढ़ गया, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि जितने अमाउंट होंगे उतना ही प्लेस ऑफ सप्लाई होंगे। तो यहाँ पे पहला अमाउंट आ गया, सब्जी मंडी से मैं चढ़ा। अब 1000 रुपए के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सब्जी मंडी होगा जहां से मैं चढ़ा हूं। पहली चीज क्लियर होगी। आगे बढ़ते जाओ, ट्रेन आगे चलती रही, आगे चलती रही, ठीक है ना। आदर्श नगर आया और आदर्श नगर से गुड्स ऑनवर्ड हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। और बीच में मैंने कुछ ट्रेन से खाना वाना खाया, ट्रेन में खाना वाना देते हैं ना, खाना वाना खाने का टाइम यहाँ पे हुआ, खाना वाना मिला, 100 रुपए का खाना मिला ट्रेन के अंदर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इस 100 रुपए की जो मैंने खाना खाया ट्रेन के अंदर, ये देखेंगे कि भैया गुड्स ऑनवर्ड कहाँ हुआ है, ठीक है ना, कहाँ पे गुड्स को, ठीक है ना, चढ़ाया गया है, यानी कि आदर्श नगर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आदर्श नगर था ना, यहीं गुड्स ऑनवर्ड हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बीच में जैसे ही ट्रेन जा रही थी और आगे आगे आगे, बीच में, ठीक है ना, ट्रेन के अंदर मूवी दिखाई गई और मूवी के 50 रुपए लगे यहाँ पे कहीं, ठीक है ना, मूवी के 50 रुपए लगे। तो मैंने बताया था ये मूवी क्या होगी, ये तो सर्विस होगी ना, ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस क्या था, ये देखेंगे ट्रेन कहाँ से चली थी। तो ट्रेन चली थी दिल्ली से, तो जहां से ट्रेन चली थी वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे बढ़ जाते हैं एकदम शानदार तरीके से। देखो पहला सेक्शन खत्म हो गया यहाँ पे कंप्लीट, अब दूसरे पे चलेंगे। एक बार आप वापिस जाके देख लो, ठीक है ना। 4 सेक्शन थे दोस्तों, ठीक है। गुड्स के 2 सेक्शन है, सर्विसेज के 2 सेक्शन है। गुड्स के सेक्शन 10 और 11 है, सर्विसेज के 2 सेक्शन है, सेक्शन 12 और 13। पहले हम गुड्स के सेक्शन कर रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा है सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर हमने पढ़े हैं टोटल 6 सेक्शन, ठीक है ना। और इनमें से एग्जाम के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं ये है, ये एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये आपको बहुत ढंग से करना है। और इसके अलावा, ठीक है, आपको हर चीज की अंडरस्टैंडिंग तो आपको डेफिनेटली रखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। और एक ये पॉइंट ध्यान रख लेना, बस ये वाला, ये ट्रेन वाली बात याद रख लेना, पूरा इस एग्जाम्पल से आपको याद हो जाएगा एकदम ढंग से, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, एकदम आसान लगा होगा। अब आगे चलते हैं, अब हम सेक्शन 11 की बात करते हैं। ये भी गुड्स का है क्योंकि गुड्स के ऊपर 2 सेक्शन थे। अब सेक्शन 11 जो है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करता है। तो ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया के अंदर, आउटसाइड इंडिया मतलब, ठीक है ना, ओके। लेकिन इंपोर्ट के अंदर क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, ठीक है ना, और यूके से मैंने माल मंगाया है ना, यूके से मैंने इंपोर्ट किया गुड्स, ठीक है। अब गुड्स आया मुंबई पोर्ट पे, मुंबई पोर्ट पे आगा, ठीक है ना। अब मुंबई पोर्ट से माल कहां पे आएगा, मेरे पास आएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगा, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, यानी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, इंपोर्टर मैं हूं ना, मेरी लोकेशन क्या है, हरियाणा। तो यहाँ पे हरियाणा जो है लोकेशन ऑफ इंपोर्टर जो है, वही इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो सेक्शन 10 और सेक्शन 11
दोनों शानदार तरीके से खत्म। ठीक है, बस कुछ भी नहीं था इसके अंदर। कुछ ऐसा लगा हो तो बताओ कि हाँ भाई इसके अंदर ये चीज थी, है ना। हो गया, चले आगे बढ़ जाएं। अब आ जाते हैं सर्विसेज के ऊपर, ठीक है ना। और सर्विसेज के भी दो सेक्शन है, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। और उसके बाद कर लेंगे, ठीक है ना, सारी की सारी अमेंडमेंट्स और चैप्टर हो जाएगा खत्म। बिल्कुल आसान लगेगा चैप्टर। मैंने हर एक पॉइंट के ऊपर इतना शानदार एग्जाम्पल दे रखे हैं, हर एक चीज के ऊपर आपको बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करना है कि जैसे ही आप वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखें, एक बार फिर खुद से, ठीक है ना, खुद से एक बार नोट्स, अगर यही नोट्स निकालो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। खुद से जरूर करना। जब खुद से कर लोगे ना एक बार, उसके बाद आपके पास जो भी कंपाइलर है, ठीक है ना, क्योंकि कंपाइलर लगभग सबका सेम होता है, ठीक है ना, तो किसी भी टीचर का आपके पास जो कंपाइलर है, उस कंपाइलर के क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो, आप सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, गारंटी है। ठीक है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं सर्विसेज की। तो सर्विसेज में दो सेक्शन है, सेक्शन 12, सेक्शन 13। पहले 12 की बात करेंगे, जहां पे कि सप्लायर और रिसीवर दोनों ही इंडिया के अंदर होंगे। अब इसके अंदर 14 सेक्शन है, जैसे हमने पढ़ा था ना सेक्शन 10 के अंदर सब सेक्शंस वगैरह और क्लोज दे रखे थे, 6 थे, इसमें टोटल 14 सेक्शंस हैं। पर ऐसा लगेगा नहीं आपको कि 14 है, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि अरे ये भी कोई है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये सारे के सारे सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, ये अब आ जाते हैं एक एक करके देखो, ठीक है ना। कुछ तो ऐसे ही है, वैसे आपको पता नहीं लगेगा। जैसे ये है सेक्शन 12(1), ये क्या बोलता है, ये तो यही बात बोलता है जो हेडिंग में लिख रखी है। क्या बोलता है कि भैया जो सप्लायर है और जो रिसीवर है, ठीक है ना, वो कहाँ पे है, दोनों इंडिया में है। मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसीवर, बोथ आर इन इंडिया। बस यही वाली बात बोलता है और तो कुछ भी नहीं बोलता। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, अब आ जाओ सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। ठीक है, जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा हुआ, डोंट वरी। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 की बात करते हैं। इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, देखो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अगर निकालना है, ठीक है ना, तो इसमें सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 से लेके 14 तक इनके ऊपर जो स्पेसिफिक, ठीक है ना, सर्विसेज है वो तो इसके हिसाब से डिसाइड होगी, और बाकी की जो है वो इसके हिसाब से डिसाइड होगी 12(2) के हिसाब से। इसमें क्या देखना पड़ता है, इसमें ये देखना पड़ता है कि जो रिसिपिएंट है ना, ठीक है ना, वो या तो रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड होगा तो बी टू बी का केस हो जाएगा, और अनरजिस्टर्ड होगा तो B2C का केस हो जाएगा। B2B के केस में अगर रजिस्टर्ड है रिसिपिएंट तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। और वहीं पर अगर B2C का केस है, यानी अनरजिस्टर्ड अगर रिसिपिएंट, तो उसका एड्रेस देखना पड़ेगा। अगर हमें उसका एड्रेस पता है, एड्रेस अवेलेबल है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा, और नहीं पता है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन निकल के आया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना, मैंने लिख रखा हुआ, डोंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड से याद रख लेना इसको, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर दो एग्जाम्पल मैंने बना रखे हैं, और दोनों शानदार एग्जाम्पल हैं। एक ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है कि भैया प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कि एक से ज्यादा स्टेट के अंदर लोकेटेड है। अब ऐसे केस में हमें देखना पड़ता है कि एग्रीमेंट है या एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट है, ठीक है ना, तो सप्लाई ऑफ सर्विस मेड इन ईच ऑफ स्टेट इन प्रोपोर्शन बेसिस पे हो जाएगा। या फिर एग्रीमेंट नहीं है तो सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लेइंग इन ईच स्टेट, ठीक है ना। तो अब मेन है एग्जाम्पल नंबर 2, ये आता है एग्जाम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। वो तो बस आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग रखनी है, ठीक है ना। हालांकि ये स्टडी मेट का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, ये वाला आपका आप देखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां जाते हैं, ये है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछते हैं। ये क्या है, इसको अपन मेजोरिटी रूल का नाम दे देते हैं, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस दे रखा होगा। अब आपको देखना है 3 बातें होंगी उसके अंदर। क्या, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रखी होगी, लोकेशन ऑफ रिसीवर दे रखा होगा, और लोकेशन ऑफ सप्लायर दे रखा होगा। सबसे पहला ऑप्शन आपका हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर आप उसको सिलेक्ट नहीं कर पाए तो उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन ये रहेगा, और उसके बाद लास्ट में ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे कुछ केसेस दे रखे हैं, उससे समझते हैं मेरा कहने का क्या मतलब है। लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसीवर, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब मान लेते हैं, अब आपको मेजोरिटी रूल का मतलब आपको ये देखना है, ठीक है ना। जैसे 3 है ना, तो 3 में से 2 बाहर है या 2 इंडिया के अंदर है, ये ध्यान रखना। जैसे ये भी दिल्ली है, ये भी मुंबई है, ये हरियाणा, तो तीनों इंडिया के अंदर है, तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। दिल्ली है
दुबई है, हरियाणा है, तो दो इंडिया के अंदर होंगे, तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ही क्या हो जाएगा, ठीक है, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ही क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यही रखना है ना, मेजोरिटी का रूल यही, तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ही हो जाएगा, ठीक है ना। दिल्ली, मुंबई, दुबई, दो इंडिया के अंदर है, ठीक है ना, दो इंडिया के अंदर है, तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। लेकिन लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इंडिया के बाहर दे रखी है, इसलिए मजबूरी में हमें कहां आना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ रिसीवर के ऊपर आना पड़ेगा, यानी मुंबई। बोलो क्लियर है। दिल्ली, दुबई और यूएस, अब दो बाहर है, दो बाहर है, तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, बोलो क्लियर है। दुबई, दिल्ली और हरियाणा, अब दो इंडिया में है, तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। अब इसके अंदर बात कर रखा है कि कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है ना, मैं कहीं पे गया, या फिर चलो ब्यूटी ट्रीटमेंट का एग्जांपल लेते हैं, मजा आएगा आपको। मैं कहीं पे गया, है ना, तो मुझे लगा कि दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, दाढ़ी कटवा लेते हैं। कहीं पे मैंने, कोई दाढ़ी बनाने वाला था भैया, ठीक है ना, मैंने वहाँ पे मैंने दाढ़ी बड़ी कटवा ली, जस्ट एन एग्जाम्पल, लोकल एग्जाम्पल, या फिर ऐसे कह सकते हो थोड़ी अच्छी जगह थी, मैंने वहाँ पे दाढ़ी बड़ी कटवा ली, है ना। तो मतलब दाढ़ी कटवा ली, बेसिकली ब्यूटी ट्रीटमेंट ले लिया, बहुत ब्यूटी ट्रीटमेंट की जरूरत थी, है ना। हाँ, क्योंकि धूल जल गई थी ना, बस में गया था, तो ब्यूटी ट्रीटमेंट की जरूरत थी, तो ब्यूटी ट्रीटमेंट ले लिया मैंने कहीं पे, है ना। अब सीधी सी बात है ना, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा भैया, प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा ना जहाँ पे दाढ़ी कटवाई है, यानी एक्चुअल परफॉर्म कहाँ हुई है सर्विस, ठीक है ना, बस खत्म। क्या था इसमें बताओ, कहीं प्लास्टिक सर्जरी करवाई है किसी ने, तो वही होगा जहां प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, वही होगा जहां रेस्टोरेंट है जहां पे खाना खाया आपने, है ना, कहीं और थोड़ी हो सकता है, बताओ। ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी, बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी था नहीं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट करेंगे अपन 12.5 पे आ जाते हैं। अब 12.5 के अंदर बहुत आपको आराम से नॉर्मली समझ में आ जाएगा, कुछ भी है नहीं। सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 इसके अंदर बोलता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर रजिस्टर्ड पर्सन को है या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन को है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को है, ठीक है ना, रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, सच रजिस्टर्ड पर्सन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसी से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कंपनी है एबीसी लिमिटेड मुंबई में और रजिस्टर्ड है, और एक है एक्स वाई जेड ट्रेनिंग कंपनी जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज वगैरह को। तो ये जो है ना एबीसी लिमिटेड, ठीक है, मुंबई वाली, ये एक्स वाई जेड को बोलती है कि दिल्ली के अंदर है ना, ठीक है ना, एबीसी लिमिटेड की हमारी कोई ब्रांच ब्रांच पे है, आप एक काम करो वहां पे जाओ और हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग दो जाके। बोलो क्लियर है। तो हम क्या देखेंगे, ठीक है ना, हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि क्या ये जो है ये रजिस्टर्ड है, हाँ रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यही हो जाएगा मुंबई, बात खत्म। दूसरा, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है ना, मान लो ये जो है, ठीक है ना, मुंबई एबीसी लिमिटेड, अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा, तो अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर सर्विस परफॉर्म की गई है वो हो जाएगा, यानी कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कहां दी गई है, यहां पे दी गई है, ठीक है ना, सर्विस यहीं पे परफॉर्म हुई ना, यहां पे सर्विस दी ना, इस कंपनी ने ट्रेनिंग कहां दी, एम्प्लॉय का यहां दी ना, तो सर्विस यहां पे परफॉर्म हुई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये हो जाएगा। तो बोलो क्लियर है। अगर रजिस्टर्ड है तो मुंबई, रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पे सर्विस दी है वो। वैसी तरह था, बताओ कुछ भी इसके अंदर लगा हो तो, आपको कुछ भी नहीं लगा हुआ, लगा हुआ कि अरे यार क्या था ये, है ना। चलें आगे की तरफ, अब पढ़ते हैं और आ जाते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 6। ध्यान रखना इसको, ठीक है ना, मैंने इस पे इंपॉर्टेंट लिख रखा है, जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा। जो एग्जाम के क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आए हैं इंपॉर्टेंट लिखा होगा, तो मतलब ऐसी चीजें तो बिल्कुल छोड़नी ही नहीं आपको, ठीक है ना। अगर एक बार में आपको सुनने से नहीं समझ में आया ना, इसका मतलब है, ठीक है ना, कि कई बार ये होता है ना कि वीडियो थोड़े से लंबे हैं, तो आप मान लो कंटिन्यू सोचते हैं कि चलो एक ही बार में इस चैप्टर को खत्म करूं, तो कभी कभी क्या होता है कि लगातार जब आप पढ़ते रहते हो, एक टाइम होता है कि लगता है कि उस चीज से हटने लग गया दिमाग, तो थोड़ा सा या तो ब्रेक ले लो, है ना, या कोई और चीज पढ़ लो बीच में, फिर पढ़ लो वापिस, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एडमिशन का एक पॉइंट है, ठीक है ना, एडमिशन, एम्यूजमेंट पार्क, एंटरटेनमेंट इवेंट, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस केस में अपन देखते हैं। अब इसका एक काम करते हैं, सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां पे ध्यान रखना कुछ बातें, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई इवेंट है, तो ये देखेंगे कि इवेंट कहां पे कराया है, ठीक है ना, इवेंट कहां हो रहा है, ठीक है ना, एक्चुअली हेल्ड, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा,
ठीक है ना। कोई पार्क है ना, पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। भाई मैं कहीं घूमने गया एक पार्क में, पार्क कहाँ है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल है सी ए फाइनल ब्रो, यानी कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, लक्ष्मी नगर के अंदर, है ना। और क्या हुआ, एक कंपनी है पंजाब की, ठीक है ना, कंपनी है सर्कस कंपनी पंजाब की, वो सोनीपत में आके सर्कस कर रही है, सर्कस ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। तो सर्कस कहाँ हो रहा है, सोनीपत हरियाणा के अंदर, ठीक है। मैंने टिकट ली और मैं पहुंच गया वहां पे सर्कस देखने के लिए। बोलो क्लियर है। अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो हमें ये देखना है ना, इवेंट यानी सर्कस कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो सोनीपत हरियाणा, तो जहां पे इवेंट हो रहा है, ठीक है ना, एक्चुअली हेल्ड इवेंट, वही हो जाएगा, बस काम खत्म। बोलो क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आजकल मान लो अभी गर्मी आएंगी, तो गर्मी में हम लोग घूमने जाएंगे, ठीक है ना। हम पहुंच गए कहीं, खाना नहीं, मतलब थोड़ी सी भूख लगी इसलिए मुंह से खाना निकल गया, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या कहा कि हम लोग अभी जैसे गर्मी आएगी तो किसी पार्क में हम लोग घूमने चले गए, है ना, घूमने चले गए, तो वो पार्क जहां पे लोकेटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, बस खत्म। क्या था इसके अंदर बताओ। अब आ जाते हैं एक और सेक्शन जो कि एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से रखना है। ये सोचना कि अभी याद हो जाना चाहिए, ये कराते कराते याद हो जाना चाहिए, और हो भी जाएगा, देख लेना। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी 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 वेरी। सेक्शन 12 सब सेक्शन 7, ये है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आर्टिस्टिक इवेंट। अब ये कैसे याद रख सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से याद रखना इसको, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। और ना ये एग्जाम्पल याद रखना, अरिजीत सिंह सिंगर, उनका नाम पता होगा आपको, है ना। अब अरिजीत सिंह है एक तरफ, और एक है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है ना, जो कि दिल्ली के अंदर है। तो अरिजीत सिंह क्या बोलते हैं, वो कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है दिल्ली के अंदर, उसको बोल रहे हैं कि यार एक काम करो, हरियाणा के अंदर है ना, सोनीपत के अंदर मेरा एक कॉन्सर्ट कराओ, ठीक है ना। तो ये यानी कि ये हुआ, ये सप्लायर हो गया, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सप्लायर होगी जो कि सर्विस दे रही है अरिजीत सिंह को, ये रिसीवर हो गया, मुंबई में बिलोंग करता है। और सप्लायर कहाँ बैठा हुआ, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कहाँ की है, दिल्ली की। और हरियाणा सोनीपत के अंदर कॉन्सर्ट हो रहा है, ये तीन बातें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कह रही है 50 लाख रुपए लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा है ठीक है लो 50 लाख रुपए। अब ऐसे केस में अगर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है, ठीक है ना, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो मुंबई के अंदर अरिजीत सिंह है क्या वो रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो, ठीक है ना, मुंबई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे इवेंट हो रहा है, जहां पे इवेंट हो रहा है सोनीपत हरियाणा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी अगर रजिस्टर्ड है तो मुंबई, रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पे इवेंट हो रहा है। एक ऐसे पॉइंट अभी भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इवेंट जो है वो, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इवेंट जो है वो यूएस में हो रहा है, अरिजीत सिंह यूएस में गाने गाने जा रहा है कहीं पे, है ना, यूएस के अंदर, तो आउटसाइड इंडिया। उस केस में क्या, तो उस केस में तो सोचना ही नहीं है कि अरिजीत सिंह रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पुलिस ऑफ सप्लाई हमेशा मुंबई होगी। बोलो क्लियर है। इंडिया के अंदर अगर हो रहा है तो सोचना है, अगर इंडिया के अंदर, ठीक है ना, अगर इवेंट हो रहा है तो हमें देखना है कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो जहां से वो बिलोंग करता है यानी मुंबई, ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे इवेंट हो रहा है। लेकिन अगर इवेंट ही इंडिया में नहीं हो रहा है, किसी दूसरे देश में हो रहा है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अरिजीत सिंह रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ठीक है ना, मुंबई ही माना जाएगा। याद होगा वो एकदम। चलिए ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर दो पार्ट है, ठीक है ना, एक तो है ये रजिस्टर्ड वाला और एक है अनरजिस्टर्ड वाला। तो अनरजिस्टर्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में आता है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 8, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में क्या है, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है ना, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। ये तो कुछ खास नहीं है, मेन है इस पे आ जाओ, ये है, ये इंपॉर्टेंट पेपर में, ठीक है ना। और मैं आपको बता भी देता हूं इसमें क्या है, कोरियर का पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कोरियर वाला पॉइंट, ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस वर्ड टू वर्ड एकदम बिल्कुल, मतलब सबसे आसान चैप्टर है ये। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं टू ए अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे गुड्स हैंड ओवर किया है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जहां पे गुड्स हैंड ओवर किया है, बस ये वर्ड याद रखना।
ठीक है ना, जहां पे गुड्स हैंड ओवर किया। जैसे ये एग्जाम्पल है, इससे समझ जाओगे, एकदम 100% चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, पूरा अच्छे से। जैसे कि एक सोनी नाम का कोई बंदा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली के अंदर, और इसका भाई है टोनी, टोनी नाम का, जो इसका भाई है सोनी नाम का कोई बंदा है। ठीक है ना, अनरजिस्टर्ड है, और ध्यान रखना, ठीक है ना, अनरजिस्टर्ड है, सोनी नाम का बंदा है, अनरजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर, और उसका भाई है टोनी नाम का, जो सोनीपत हरियाणा में है। तो ये अपने भाई को कोरियर भेज रहा है। ठीक है ना, सोनी टोनी को कोरियर भेज रहा है। ठीक है ना, तो हम ये देखेंगे कि रिसिपिएंट जो है, क्या वो अनरजिस्टर्ड है? ठीक है ना, बिल्कुल है अनरजिस्टर्ड। ठीक है ना, अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर। तो भैया इसने कोरियर कहां दिया होगा, दिल्ली में, तो दिल्ली के अंदर ही कोरियर दिया होगा ना। गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, तो दिल्ली है ना, तो दिल्ली हो जाएगा, बात खत्म। बस ये ऐसा ही क्वेश्चन सेम कोरियर का पॉइंट, यही वाला कोरियर का पॉइंट एग्जाम में, ठीक है ना, आ सकता है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एकदम मजा आ रहे होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जाएगा खत्म। अब आ जाते हैं आगे की तरफ, पॉइंट नंबर 9 पे। ठीक है ना, सेक्शन 12 की सीरीज चली हुई है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट। ठीक है ना, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मतलब सच रजिस्टर्ड पर्सन, बात एक ही। ठीक है ना, अगर रजिस्टर्ड नहीं है, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें ध्यान रखना ये, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ऐसा दे रखा है कि एक जर्नी स्टार्ट होती है, और जर्नी कहां से है, मुंबई से दिल्ली, तो मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब मान लो दिल्ली से मुंबई वापस बंदा आ रहा है, तो दिल्ली हो जाएगा। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, बस यही ध्यान रखना है आपको बस इसके अंदर। ठीक है ना, कि मुंबई से दिल्ली जा रहा है, ठीक है, तो मुंबई हो जाएगा। ठीक है ना, और वापिस दिल्ली से मुंबई तो दिल्ली हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बस आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 10 की बात है। इसके अंदर क्या बता रखा है, प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस ऑन कन्वेंस ऑफ ए बोर्ड। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, इसकी कोई दिक्कत नहीं, आपको तुरंत समझ में आएगा। याद करो, मैंने वो ट्रेन का एग्जांपल दिया था जिसमें दिल्ली से ट्रेन चली थी और सोनीपत जा रही थी, और याद करो मैंने उसमें बोला था कि 50 रुपए की मूवी देखी, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था, दिल्ली था। लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, तो वही है ये। ठीक है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, सेम पॉइंट है। आगे चलते हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 11 की बात करेंगे। यहां पे बात करेंगे अपने फोन की, जो कि 24 घंटे आजकल लोग चलाते रहते हैं। ठीक है ना, मोबाइल कनेक्शन। ठीक है ना, तो मोबाइल कनेक्शन किस किस तरीके से हो सकता है, जैसे पहले लैंडलाइन होता था ना, टेलीफोन लाइन, लैंडलाइन वगैरह, तो जहां पे लैंडलाइन लगी है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा उस केस में। अगर मोबाइल लैंडलाइन नहीं है तो मोबाइल है, रिचार्ज करा रहे हैं हम उसका, तो या तो पोस्ट पेड होता है या प्रीपेड होता है। अगर पोस्ट पेड है तो जो भी बिलिंग एड्रेस है उसका, बिलिंग एड्रेस है जो लोकेशन और बिलिंग एड्रेस, वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर प्रीपेड का केस है तो प्रीपेड के केस में ये देखेंगे कि आजकल तो हम लोग ऑनलाइन खुद रिचार्ज कर लेते हैं गूगल पे वगैरह से, है ना, या ऑफलाइन जाके जो ये गलियों में बैठे रहते हैं बहुत सारे लोग कि भैया रिचार्ज कर दो, उनसे करा सकते हैं। अगर हम घर पे बैठे बैठे खुद ही रिचार्ज कर रहे हैं ऑनलाइन, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर ऑफलाइन किसी बंदे से जाके करा रहे हैं कि चलो भैया रिचार्ज कर दो, वे द पेमेंट फॉर सच कनेक्शन इज रिसीव्ड, बस डन, मतलब वो बंदे को वहीं पे पेमेंट की होगी ना, तो जहां पे उसको पेमेंट रिसीव्ड हुई है वही। एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर, कैन इट बी लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्या कभी भी लोकेशन ऑफ सप्लायर हो सकता है? ठीक है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर नहीं हो सकता कभी भी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर नहीं हो सकता, समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखना है इसके अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये है यहां पे सेक्शन 12 सब सेक्शन 12, आ जाते हैं इसके ऊपर, पॉइंट नंबर 12 के ऊपर। बस खत्म होने वाला है, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है ना, अगर लगे ना भारी एक बिल्कुल एकदम थोड़ा सा लगे कि अब जा, तो ऐसा है नहीं कुछ भी, बस गो विद द फ्लो। ठीक है ना, गो विद द फ्लो, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है सेक्शन 12 सब सेक्शन 12। ठीक है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है शानदार, यही वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जांपल मैंने ऐसे नहीं बना रखे, ये सारे के सारे स्टडी मेट में दे रखे हैं,
कंपाइलर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, एग्जाम के क्वेश्चन है, उस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है ना। बस वर्डिंग थोड़ी सी लोकल ले रखी है ताकि मतलब एकदम बिल्कुल मतलब नॉर्मल तरीके से आपको समझ में आए, बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हाँ भाई, है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये एग्जाम्पल है, सी ए फाइनल ब्रो, यानी कि मैं मान लो मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मैं मनाली जो है घूमने गया, कुल्लू मनाली, ठीक है ना, यहाँ पे गया मैं, ठीक है ना। और वहां पर कुल्लू मनाली के अंदर एक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है ना, मैंने उसकी सर्विस ली है बैंक की, ठीक है ना, वहां पे मैंने सर्विस ली। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमें निकालना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, सवाल ये है। तो हमें ये देखना है कि सर्विसेज लिंक्ड है या नहीं लिंक्ड है। सर्विसेज लिंक का मतलब क्या होता है कि जो आईसीआईसीआई बैंक है ना, जो सप्लायर ऑफ सर्विस, वहां पे सर्विस कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है ना, आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है। तो जो सर्विस दे रहा है, आईसीआईसीआई बैंक की सर्विस मैंने ली है, सप्लायर, तो क्या उसके रिकॉर्ड में लोकेशन ऑफ रिसिपेंट है, मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस है उसके रिकॉर्ड में? अगर है तो उसको बोलेंगे कि सर्विस इज लिंक्ड। मैंने ये चीज यहाँ पे दे रखी है, डोंट वेरी, ठीक है ना। तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट मतलब मेरी लोकेशन कहाँ की है, मुंबई की, ठीक है ना। तो मुंबई यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, यानी मुंबई क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर नहीं है, नॉट लिंक्ड, ठीक है ना, या नोट ऑन रिकॉर्ड ये वर्ड लिखे मिले, या नोट लिंक्ड वर्ड मिले, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब सप्लायर कौन है यहाँ पे, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है ना। तो इसकी 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 क्या है लोकेशन, कुल्लू मनाली ना, वहीं पे तो है ये। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कुल्लू मनाली क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आई होप डन, बिल्कुल शानदार तरीके से। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं और 13 सेक्शन 12 सब सेक्शन 13 के ऊपर, जो कि दे रखा है इंश्योरेंस सर्विस, बेकार का है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। सेक्शन 12 सब सेक्शन 13, तो बस इसमें ये देख लेना कि बी टू बी है या बी टू सी है। अगर बी टू बी है, एक कंपनी है, ठीक है ना, वो सर्विस ले रही है इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है ना, तो बी टू बी होगा। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये कंपनी तो रजिस्टर्ड होगी ना, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली हो जाएगा बस। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन सर्विस ले रहा है इंश्योरेंस कंपनी की, इंश्योरेंस सर्विस ले रहा है, तो उस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि सप्लायर जो है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी, उसके पास रिकॉर्ड होगी और उसमें उसकी लोकेशन तो डेफिनेटली होगी। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 14 पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने लिख भी रखा है, लेस इंपॉर्टेंट, एडवर्टीजमेंट सर्विस। सर एडवर्टीजमेंट सर्विस तो इंपॉर्टेंट है। देखो, एडवर्टीजमेंट सर्विस के ऊपर क्लैरिफिकेशन है, ठीक है ना, नहीं पहले भी की भी एक क्लैरिफिकेशन है, ठीक है ना, और इसके ऊपर अभी अमेंडमेंट जो आई है उसके अंदर भी क्लैरिफिकेशन है, वो एग्जाम के अंदर पक्का 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 आएगी, ठीक है ना। ये जो दे रखा है ये कुछ नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। सेक्शन 12 सब सेक्शन 14, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विस, अगर गवर्नमेंट ले रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी, कोई भी ले रही है, ठीक है ना, इन सच स्टेट, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे एडवर्टीजमेंट होर्डिंग वोर्डिंग, ठीक है ना, तो अमाउंट फेलेबल फॉर सच होर्डिंग लोकेटेड इन स्टेट, एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना, इन होर्डिंग या ट्रेन वगैरह पे लगा रखा है, तो रेशो देखेंगे कि इसकी लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक क्या है हर एक स्टेट के अंदर, इसके बेसिस पर। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, बस इसको कुछ ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी क्लैरिफिकेशन है ना, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, सेक्शन 10 हो गया अपना, सेक्शन 11 हो गया अपना, और सेक्शन 12 हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13, ओके, बिल्कुल आराम से शांति से देखना है, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल आराम से शांति से, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। और सेक्शन 13 की बात करते हैं। सेक्शन 13 के अंदर क्या है कि सप्लायर और रिसीवर, ठीक है ना, में से कोई एक इंडिया में, यानी एक इंडिया के बाहर है, ऐसे कह लो, कोई भी एक इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया। तो इसके अंदर टोटल 13 सेक्शन है, ठीक है ना, जो हमें इसके अंदर करने हैं, ये रहे। लेकिन एक इसमें से डिलीट लग चुका है, अभी हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें से डिलीट हो रखा है, यानी कह सकते हैं कि 12 सेक्शन है इसके। तो चलिए आ जाते हैं, करते हैं वन बाई वन करके। तो सबसे पहले बेकार के भी चीज है ना, एक्चुअली वो आपको लगता होगा कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। बेकार की भी तो चीजें है ना, आप देखो ना कितने पॉइंट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लिखा रखा है, ना के बराबर। आप उनको पढ़ो ढंग से, और बाकी की उनकी भी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं ना, हर एक चीज का तो एग्जाम्पल दे रखा है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है ना, कोई भी एक इंडिया के बाहर है तो सेक्शन 13 लग जाएगा। बताओ इसमें क्या था, ठीक है ना, कुछ भी नहीं था। सेक्शन 13 सब सेक्शन 2,
B2B का केस हो नहीं सकता यहाँ पे, B2C का केस है, ठीक है ना, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, अनरजिस्टर्ड के केस में, ठीक है ना, और स्पेसिफिक सर्विस नहीं होनी चाहिए 3 से लेके 13 तक वाली। तो अगर एड्रेस पता है उसका, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, एड्रेस नहीं पता, लोकेशन ऑफ सप्लायर, यही हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ जाते हैं, ठीक है ना। ये सर्विस बहुत अच्छी सर्विस लगती है मेरे को, ठीक है ना। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, मैं कहूँगा कि बहुत शानदार सर्विस है, इसको हम ढंग से पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर फोकस करेंगे सभी लोग। यहाँ पे शानदार तरीके के एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, एक एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे बारीकी से। तो अब मैं कहूँगा कि आपका ध्यान होना चाहिए, अगर आपके बिल्कुल फोकस नहीं है अच्छे से, तो आप चाहो तो ब्रेक ले लो और ब्रेक के बाद वापस आ दो और फिर इस पॉइंट को समझना, क्योंकि एकदम शानदार तरीके से ये पॉइंट मैं डीपली और ढंग से कराने वाला हूँ। एकदम डायरेक्ट पढ़ोगे तो कुछ भी ऐसा लगेगा अगर रट्टा लगा रहे हैं, हर एक चीज का मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 की बात करेंगे। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 क्या कहता है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। तो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के अंदर, ठीक है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के अंदर यहां पर एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सर्विस की नेचर अगर क्या है, सबसे पहली सर्विस परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस के अंदर सबसे पहली नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, सर्विसेज रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स, ठीक है ना, ऑन विच सर्विस आर टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। एंड उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। आप देखो, अगर इतनी सी बात बोल के मैं खत्म कर दूं तो भी कुछ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे तो ये जो मैंने बोला है ये तुरंत इतने वाले इस वाले पार्ट के ऊपर कि भैया अगर ये इशू है तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ये होगा। यानी कहना क्या चाहते हो, एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने यहाँ पे नीचे बना रखा है, ये रहा, और एग्जाम्पल कोई मैंने अपने पास से नहीं डाल रखा है इसमें। ये एग्जाम्पल ICAI का अपना एग्जाम्पल है, तो ऑटोमेटिकली ICAI का है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये देखो, अब दिख रहा होगा पूरा। यहाँ पे क्या है, बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। MX प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, ठीक है ना, एक कंपनी है दिल्ली के अंदर और वो इंपोर्ट कर रही है एक मशीन जर्मनी से। एक कंपनी है दिल्ली के अंदर, उसने एक मशीन इंपोर्ट की है जर्मनी से, ठीक है। कोई जर्मनी मतलब जर्मनी से मशीन मंगाई है दिल्ली की कंपनी ने अपनी फैक्ट्री वगैरह में लगवाने के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। इंडिया के अंदर एक कंपनी है दिल्ली के अंदर, उसने जर्मनी से एक मशीन मंगाई है बस, ठीक है। ओके, फैक्ट्री कहाँ है उसकी, दिल्ली के अंदर है। टू इंस्टॉल सच मशीन, अब देखो वो मशीन है, ठीक है ना, तो उसका इंजीनियर भी वहीं से मंगाया, ठीक है ना, वो इंजीनियर आएगा और उसको इंस्टॉल करेगा, ठीक है ना। तो यानी कि एक तरीके से बोले तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई बोल रहे हैं ये कि आप बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। जो वो इंजीनियर आया उसने इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड की, है ना, मशीन को इंस्टॉल करने की सर्विस दे रहा है वो, तो उस जो इंस्टॉलेशन सर्विस है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। अब देखो, अब आपको पॉइंट समझ में आएगा एक एक में क्या बोल रहा था वहां पे, ठीक है ना, विच रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ मशीनरी। अब यहां पे सवाल एक बात है कि अगर वो इंडिया के अंदर आता है, दिल्ली के अंदर आता है, उस कंपनी की मशीन इंस्टॉल कर रहा है, तो मशीन होनी चाहिए ना वहां पे, तभी तो इंस्टॉल करेगा ना वो, तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए ये लाइन है कि विच रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ मशीनरी, ठीक है ना, इज लोकेशन वेयर सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। तो सर्विस कहां पे परफॉर्म कर रहा है वो, जहां पे मशीन इंस्टॉल कर रहा है, कहां पे, दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर फैक्ट्री है, उसमें मशीन वो लगा रहा है, एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है सर्विस वहां पे, और उसके लिए मशीन होनी चाहिए। ये दो बातें हैं, ठीक है ना, बात खत्म। तो जहां पे वो सर्विस दे रहा है न्यू दिल्ली, ठीक है ना, वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ये दोनों बातें ऊपर लिख रखी हैं, ये वाली बात और ये वाली बात, मशीन और ये वाली बात। अब देख लो, अब समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो ये, अब देखो ये वाले सेम वर्डिंग इसने उठा के लिख रखे, ठीक है ना। एक्चुअली परफॉर्म कहाँ पे, मशीन होनी चाहिए वहां पे, ठीक है ना, और एक्चुअली सर्विस कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है वो, ठीक है ना, वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म। लेकिन इसके ना 2 एक्सेप्शन है यहाँ पे, तो ये 2 एक्सेप्शन भी देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले ये वाला एक्सेप्शन देखेंगे, ये वाला एक्सेप्शन। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से आप तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर चीज का मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल दे रखा है। नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, सर्विसेज सप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट आर प्रोवाइडेड फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन
बाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा? लोकेशन वेयर सच गुड्स आर सिचुएटेड एट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर सिर्फ इतना सा पढ़ के छोड़ दे तो हम अपने पास से कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वही चीज एक ढंग के एग्जाम्पल के साथ क्लियर की जाए तो वो चीज दिमाग में छप जाती है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे आप ये चीज, हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि क्या बोला है उसके अंदर, वो चीज मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, होता क्या है कि एक मोबाइल की कंपनी है यूएस के अंदर, यूएसए में एक मोबाइल की कंपनी है, और एक इंडिया में कोई कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, बेंगलोर के अंदर, इंडिया के अंदर। तो होता क्या है कि जो मोबाइल कंपनी है यूएस वाली, ये इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनी से सर्विस ले रही है, ठीक है ना। ओके, किस चीज की सर्विस ले रही है? फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इन मोबाइल। मोबाइल के अंदर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल की बात हो रखी है, तो यूएस की कंपनी इंडिया वाली, बेंगलोर की जो कंपनी इंडिया वाली सॉफ्टवेयर कंपनी, उसको बोल रही है कि भैया हमें सर्विस दो, ठीक है। तो ये जो इंडिया की कंपनी है, ठीक है ना, ये सर्विस दे रही है यूएस की कंपनी को, सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फ्रॉम इट्स ऑफिस इन इंडिया, ठीक है ना। ऑफिस में बैठे बैठे ये है इंडिया से जो है सर्विस दे रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब इलेक्ट्रॉनिकली। अब ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कहानी आपको पूरी समझ में आओगी आई होप, कि यूएस की कंपनी है, इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनी से सर्विस ले रही है, और वो अपने ऑफिस से सर्विस दे रही है उसको, तो ऐसे उसमें मतलब मोबाइल वगैरह में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही है। ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन वेयर सच गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जब ये सर्विस दे रही है तो गुड्स का मतलब यहाँ पे फोन, तो मोबाइल जो है, मोबाइल कहाँ पे है उस टाइम पे? मोबाइल तो वहीं पे है ना, यूएस में, तो इसका मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा, यूएस। ये मतलब है यहाँ पे। आई होप क्लियर है। देखो शानदार है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट यहाँ पे इतनी सी बात खत्म कर दें तो कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। आगे चलना है, आगे चलते हैं। दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे एक ही है। शानदार, शानदार, मस्त, एकदम बढ़िया पॉइंट। जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है ना, बार बार बोल रहा हूं। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं यहां पे। नेचर ऑफ सप्लाई क्या है? सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर, या उसके ऊपर कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर इंडिया में यूज नहीं कर रहे हैं उसका, और फिर वापिस उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो यहाँ पे दो केस देखेंगे, दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक रिपेयर के ऊपर दे रखा है, एक प्रोसेस पॉइंट के ऊपर दे रखा है। तो रिपेयर के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 इसी के ऊपर दे रखा है। तो आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं, ये इससे क्लियरिटी आ जाएगी आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या कहते हैं? एक एबीसी लिमिटेड हैदराबाद के अंदर हैज एक्सपोर्टेड ए मशीन टू कंपनी इन इंडोनेशिया। होता क्या है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड हैदराबाद में, ठीक है ना, और इंडोनेशिया में एक कंपनी है, उसको उसने मशीन एक्सपोर्ट की है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब मशीन जो है, मशीन लेके वो इंडोनेशिया मशीन चलेगी, वहां मशीन ने काम करना बंद कर दिया कुछ दिन के बाद मान लो, ठीक है ना। अब एबीसी लिमिटेड वापस उस मशीन को मंगा रही है, इंपोर्ट कर रही है ताकि रिपेयर कर सके, और फ्री में रिपेयर कर रही है, पैसे वैसे ले नहीं रही, क्योंकि जो भी है वारंटी वारंटी में होगा या फिर जो भी है उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद मशीन ठीक होगी, अब वो वापस एक्सपोर्ट कर रही है, रिपेयर करके वापस एक्सपोर्ट कर रही है, और इंडिया में उसने यूज नहीं किया उस मशीन को। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ठीक है ना, जो उसने रिपेयर की सर्विस दी है उसके लिए, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है, तो ये कह रहा है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा। रिसिपिएंट ये तो सप्लायर होगा ना, इंडिया वाला तो सप्लायर होगा, ये सप्लायर होगा। रिसिपिएंट कौन है? जो दूसरे देश वाला है इंडोनेशिया, वो रिसिपिएंट है ना, वो सर्विस ले रहा है रिपेयर की, है ना। तो रिपेयर सर्विस ये रिपेयर कर रहा है, सप्लायर होगा, ये इसको सर्विस दे रहा है, ठीक है ना। तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, रिसिपेंट कौन है? इंडोनेशिया, ठीक है ना, इंडोनेशिया वाली कंपनी, तो इंडोनेशिया होगा लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, ठीक है। बोलो क्लियर है? डन, आया होगा समझ में यहां पे अच्छे तरीके से। अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं होता तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाता, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? हैदराबाद। डन, ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है प्रोसेस वाला, ये भी मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके ऊपर भी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 होगा, एग्जाम्पल नंबर 4, और ये सारे एग्जाम्पल मैंने अपने पास से नहीं बना रखे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल
सीए इंस्टीट्यूट के आईसीएआई का एग्जाम्पल है। कितने शानदार एग्जाम्पल बनाता है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। ये कहता है क्यू आर प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट रो डायमंड्स फ्रॉम ए डायमंड मर्चेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम से, ठीक है ना, रो डायमंड इंपोर्ट कर रही है ये वाली कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कटिंग, पॉलिशिंग एंड, मतलब उसके ऊपर काम करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, कटिंग करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए। आफ्टर वर्क इज कंप्लीट, काम होने के बाद डायमंड मंगा रहे हैं। एक कंपनी है इंडिया के अंदर, वो इंपोर्ट कर रही है डायमंड, रो डायमंड, फिर उस पर काम कर रही है, डायमंड उसको शेप दे रही है, पॉलिशिंग कर रही है, जो भी काम होता है। और काम कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना, डायमंड को वापस एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। पहले इंपोर्ट कर रहे हैं रो के फॉर्म में, फिर काम करने के बाद वापस एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में, बोलो, क्लियर है? जो सर्विस वो दे रहे हैं, है ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, यही हमने पढ़ा था, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट कहाँ का है, दूसरी कंट्री का, ठीक है ना। हमारी वाली जो ये कंपनी है इंडिया के अंदर, ये तो इंपोर्ट कर रही है, सर्विस दे रही है, तो सप्लायर होगा। रिसीवर कहाँ है, बेल्जियम में, तो बेल्जियम हो गया लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। नहीं पता होता तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाता, ठीक है ना। बोलो, क्लियर है? जहां से कंपनी बिलोंग कर रही है उस जगह का नाम लिख देते हैं। डन, खत्म। आगे चलें। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूं। मैं टाइम लगा रहा हूं क्योंकि जिस चीज पे टाइम लगाना है, नहीं लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है पढ़ने का, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना आप लोग भी, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज हमें आसान लगती है, हम बार बार वही पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। फिर वो एग्जाम में आता नहीं, हमें लगता है कि पेपर मुश्किल आया, पेपर मुश्किल नहीं, ठीक है ना, बल्कि हम पढ़ के ही वो गए जो एग्जाम में आता है, तो फिर फायदा क्या। और ऐसी चीज जो थोड़ी सी भी हमें समझ में नहीं आए, थोड़ी मुश्किल लगे, हमें लगता है कि छोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना, और ये आएगा भी नहीं शायद एग्जाम में, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। शानदार एग्जाम्पल दे रखे हैं। सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस पढ़ रहे हैं, और उसमें से सबसे पहला, ठीक है ना, पहली सर्विस हमने पढ़ी, और उसके पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो भी एक्सेप्शन थे प्रॉपर 4 एग्जाम्पल के साथ हमने पढ़ा, ठीक है ना। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस के अंदर, ठीक है ना, पहला पॉइंट, पहली सर्विस हमने पढ़ी। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में और भी पॉइंट है, ठीक है ना। दूसरी सर्विस यानी एक और पढ़ते हैं अपन यहाँ पे अब आगे। दूसरी सर्विस की बात कर रहे हैं, सर्विसेज सप्लाई टू इंडिविजुअल, ठीक है ना, विच रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई एक्चुअली परफॉर्म्ड। इसके ऊपर एग्जांपल नंबर 5 है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये साथ साथ में एग्जाम्पल है, आईसीईआई का एग्जाम्पल है। होता क्या है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, हेयर स्टाइलिस्ट है, दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड भी है, ठीक है ना। वो क्या करता है, ठीक है ना, मिस्टर वाई जो कि सिंगापुर का रहने वाला है, ठीक है ना, और उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहां जा रहा है उसके लिए। मिस्टर वाई कह रहा है जो कि सिंगापुर का है, मिस्टर वाई, समझ रहे हो, ठीक है। उसने हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाया है, दिल्ली से कोई हेयर स्टाइलिस्ट है जो रजिस्टर्ड भी है ये दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को बुलाया अपने देश के अंदर, सिंगापुर के अंदर, इंडिया से, ठीक है ना, हेयर स्टाइलिस्ट की आओ भाई, है ना। चलो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस में क्या होगा, तो जहां पे सर्विस दे रहा है वो, तो सर्विस कहां पे दे रहा है वो, सिंगापुर में जाके उसके, मतलब चलो एग्जांपल के तौर पर मान लो बाल ही काटने उसके, ठीक है ना। अब मतलब अब मैं क्या उस पर प्रोफेशनल वर्ड बोलूं, मुझे तो पता नहीं ना, ठीक है ना। हेयर स्टाइलिस्ट मतलब हेयर कट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग तो जाते हैं तो हम तो यही कहते हैं भाई बाल काट दे भाई, ठीक है। घर वालों ने बोला, बचपन में जाते तो कहते थे, पापा ने बोला गंजा कर दो, ठीक है, ऐसे बोलते थे। नहीं गंजा हो गया हो तो फिर पीटते थे भाई, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो जहां पे सर्विस दी है, तो सर्विस कहां पे दी है, मतलब वो बंदा सर्विस कहां पे दे रहा है, सर्विस वहां पे जाके, सिंगापुर में जाके हेयर कट करना है तो सिंगापुर में जाके हेयर कट कर रहा है ना, सर्विस वहां पे दे रहा है। तो जहां पे सर्विस हुई है, एक्चुअल परफॉर्म हुई है, ठीक है ना, वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बताओ इसमें क्या था, यही चीज ऊपर अगर हम सर भी तरह से पढ़ के छोड़ देते, ठीक है ना, तो सही नहीं, समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखो इंडिविजुअल व्यक्ति सर्विस दे रहा है, ठीक है ना, और उसका फिजिकली होना भी जरूरी है वहां पे, ठीक है ना। क्लियर है? किसका भैया, रिसिपेंट का ना, हाँ, एक सप्लायर एक रिसिपेंट। चलो आगे चलते हैं। एक और सर्विस है यहाँ पे इसी के अंदर, इसको भी पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ सर्विस, सर्विसेज एट 1 और 2, दो सर्विसेज हमने पढ़ी है अबव, सप्लाइड एट मोर देन 1 लोकेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ना कुछ भी नहीं सोचना आपको। देखो, अगर मोर देन 1 लोकेशन है, सर्विस अगर मोर देन 1 लोकेशन पे दी गई है,
और उसमें इंक्लूड है एक ऐसी लोकेशन जो टैक्सेबल टेरिटरी का नाम आते ही सोच लो इंडिया बस, ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो टैक्सेबल टेरिटरी है ना वही हो जाएगी, यानी इंडिया, बात खत्म। यहां देखो, आपको ये आईसीआई का एग्जांपल है, सारे एग्जांपल आईसीआई के, मैं ये एक भी एग्जांपल मैंने अपने पास से नहीं दे रखा। जैसे कि पीयूआर कंसल्टेंट न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है ना। मार्केट रिसर्च एक साउथ कोरिया के अंदर कोई कंपनी है, ठीक है ना। और वो क्या कह रही है कि भैया एक कार बनानी है हमें, एक नई कार का मॉडल तैयार कर रहे हैं, हमें मार्केट के अंदर रिसर्च करके दो, ठीक है ना। तो जो पीक्यूआर कंसल्टेंट है, न्यू दिल्ली से बिलोंग करती है जो ये कंपनी, ठीक है ना, इसने क्या किया, 5 कंट्री के अंदर रिसर्च किया, 5 कंट्री के अंदर, ठीक है ना, जिसके अंदर इंक्लूड है न्यू दिल्ली भी इंक्लूड है, इंडिया मतलब न्यू दिल्ली इंडिया इंक्लूड है, ठीक है ना। अब यहां पे सर्विसेज सप्लाइड हो रखी है मोर देन 1 लोकेशन, ऑब्वियसली बात है, 5 कंट्री है ना। और जिसमें इंक्लूड है टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया, ठीक है ना, न्यू दिल्ली इंडिया। तो उस केस में मैंने बता ही दिया प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो टैक्सेबल टेरिटरी है न्यू दिल्ली इंडिया, बस खत्म। यही बात ऊपर अगर मैं बताता तो ये पॉइंट बहुत जगह पे गिवन होगा आपको, हमेशा सेम आंसर होगा इसके अंदर, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर कभी भी याद न रहे कुछ भी और ये मिले कि मोर देन 1 लोकेशन इंक्लूडिंग टैक्सेबल टेरिटरी, तो ऑलवेज प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया, बात खत्म, बस। एग्जाम्पल विद प्रूफ एग्जाम्पल। चलो आगे चलते हैं। ये तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये तो आप खाली मतलब रीड भी कर लेना, या फिर नहीं भी करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद का जो भी दे रखा है इसके अंदर वो रीड भी करोगे तो चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, ये कोई पॉइंट ही नहीं है। वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू वाला पॉइंट है तो, ठीक है ना। हालांकि स्टडी मेट में दे रखे थे 3 केस, वो 3 केस मैंने यहाँ पे विद एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, आप चाहो तो मतलब इसको कर सकते हो, ये एक एक्स्ट्रा समझ लो एक तरीके से पॉइंट है, ठीक है। चलें आगे। चलो जी, अब हम चलते हैं और आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। शानदार, एकदम शानदार पॉइंट था जो कि प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैंने आपको कराया। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 की बात करते हैं। सर्विस इन रिलेशन टू ई मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि मतलब कुछ है, ठीक है ना। ये भी इसके अंदर भी 3 पॉइंट हैं जो हमें कवर करने हैं, तो 1 बाय 1 करके चलेंगे, ठीक है ना। पहला, ठीक है ना, अगर सर्विस जो है डायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है ना, सर्विस ऑफ एक्सपर्ट है, ठीक है ना, अकोमोडेशन बाई होटल होगा, कोई क्लब है, ठीक है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट दे रहे हैं यूज करने के लिए, ठीक है ना। आर्किटेक्ट की सर्विस वगैरह है, आर्किटेक्ट की सर्विस पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है इसके ऊपर, आइए इसको देख लेते हैं, 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आईसीआई का स्टडी मेट का एग्जांपल। होता क्या है कि मिस्टर सी नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक आर्किटेक्ट है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। और एक तो मिस्टर सी है इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर आर्किटेक्ट है, और एक व्यक्ति है मिस्टर जेड जिसको ये सर्विस दे रहा है, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये न्यूयॉर्क का है, ठीक है ना, ये न्यू दिल्ली का है, ये, ठीक है ना। मिस्टर सी आर्किटेक्ट है न्यू दिल्ली के अंदर, ये सर्विस दे रहा है मिस्टर जेड को जो कि न्यूयॉर्क का है, ठीक है ना। उसकी प्रॉपर्टी जो कि ई मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ की है, मिस्टर जेड की पुणे के अंदर है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे ई मूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, पुणे, बस खत्म। बताओ, इसमें कुछ था नहीं। आइए चलते हैं दूसरा पॉइंट। ये देखो मैंने अभी पढ़ाया था ये पॉइंट, सेम बात, और देखना इसमें आंसर सेम होगा, ठीक है ना। अगर सर्विसेज सप्लाई हो रही है मोर देन 1 लोकेशन और जिसमें लोकेशन ऑफ टेरिटरी इंक्लूड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी, सेम बात। अब देखो यहाँ पे सेम चीज लिख रखी होगी कि एक व्यक्ति है मिस्टर सी, आर्किटेक्ट है दिल्ली का, मिस्टर जेड है न्यूयॉर्क का, प्रोफेशनल सर्विस उसको दे रहा है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मिस्टर जेड की 2 जगह पे है, पुणे में भी है और न्यू दिल्ली में भी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन मोर देन 1 प्लेस हो गए, तो जिसके अंदर इंक्लूडिंग है टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी क्यों भैया, पुणे भी तो इंक्लूड है ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी क्या हुई, इंडिया मतलब पुणे, ठीक है ना। तो होगा खत्म, बस आंसर। मैंने बताया ही था कि इसके अंदर तो आपको दिमाग लगाना भी नहीं है। अब ये है, ये तो बेकार की चीज है, छोड़ो, ठीक है ना। चले आगे, मजा आ रहा होगा पढ़ने वालों को, तो आ रहा होगा। देखो जो जिनको लगता है ना कि यार ऐसा ही चैप्टर चाहिए, मतलब मजा आ गया एकदम, ऐसा देखो अगर हम ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे तो फिर ऊपर ऊपर के ही नंबर आएंगे ठीक है ना। अगर ढंग से पढ़ेंगे
मैं कह रहा हूँ कि क्लास भी नहीं लिया आज तक, कोचिंग भी नहीं लिया ना, तो ये लगा लो 100% चीज मैं आपको करा रहा हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पॉइंट नंबर 5 पे। ठीक है ना, ये पॉइंट है सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन। तो चलिए इसके अंदर पढ़ते हैं, और इसके अंदर काफी सारी चीजें हमारे पास हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन करके, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, विद एग्जाम्पल। ठीक है ना, जब भी आपको दिक्कत हो ना, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दे रखी है, जब भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, क्यों, क्योंकि देखो भाई, अगर प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं होंगे और वो भी ढंग के, ठीक है ना, तो क्या होगा, आप अपने पास से कुछ भी नहीं निकाल लोगे, गलत करके आ जाओगे। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो राइट वे में राइट चीज होनी चाहिए ना, सही तरीके से। जैसे यहाँ पे सबसे पहला है नेचर ऑफ सप्लाई, सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉलोइंग कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक वगैरह वगैरह वगैरह, या कोई एंसिलरी सर्विसेज है इसी तरीके की। ठीक है ना, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड है। बताओ ये इवेंट एक्चुअली हेल्ड वाला पॉइंट कितनी बार कर लिया। ठीक है ना, फिर से इसको ऊपर एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, वो भी आईसीआई का एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अभी तो मैंने बताया था इवेंट वाला केस जिसमें सर्कस वाला पॉइंट दिया था, इसमें भी सर्कस वाला पॉइंट है। ठीक है ना, अब ये भी देखो आपको तुरंत समझ में आएगा। होता क्या है कि रशिया, ठीक है ना, रशिया से कोई सर्कस करते हैं, सर्कस की कोई टीम है, ठीक है ना, वो दिल्ली के अंदर आते हैं और सर्कस ऑर्गेनाइज करते हैं। बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड है। अब इवेंट एक्चुअली हेल्ड कहाँ है, कहाँ हो रहा है इवेंट, दिल्ली के अंदर हो रहा है, न्यू दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यही हो जाएगा। बताओ इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। आ जाओ आगे चलते हैं, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट। अगर सप्लाई की नेचर ये है, देखो सेम पॉइंट तीसरी चौथी बार आ रखा है, मोर देन वन लोकेशन, सप्लाई ऑफ सर्विस मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगा। बताओ, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस मोर देन वन प्लेस है तो कुछ सेम देखो। ठीक है ना, और यहाँ पर आईसीआई का एग्जांपल दे रखा है कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है ना, वो एक आर्ट आर्ट एग्जीबिशन करते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर डिस्प्ले किया जाएगा वर्क पेंटर वेंटर का। ठीक है ना, जो कि दुबई से बिलोंग करता है। ठीक है ना, एग्जीबिशन जो है 3 कंट्री के अंदर हो रहा है, जिसमें से इंक्लूड है हमारे इंडिया के न्यू दिल्ली भी। ठीक है ना, सी सर्विसेज सप्लाइड इन मोर देन वन लोकेशन, बिल्कुल 3 कंट्री है ना, तो मोर देन वन लोकेशन हो गया, जिसमें इंक्लूडिंग है टैक्सेबल टेरिटरी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, टैक्सेबल टेरिटरी यानी इंडिया यानी न्यू दिल्ली। बताओ इसमें क्या था, यही पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है, तीसरा पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं, ये बेकार की चीज है। ठीक है ना, ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये वाला पॉइंट की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना, ये हो गया एग्जाम्पल उसके ऊपर, ये दूसरे वाले के ऊपर हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये स्टडी मेट में दे ही नहीं रखा था, आप चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है ना, ये भी स्टडी मेट के अंदर दे ही नहीं रखा था, आप चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है ना, आ जाते हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 8 पे। ठीक है ना, शानदार तरीके से, शानदार तरीके से, शांति से अगर करोगे चैप्टर तो मजा आएगा। ठीक है ना, अगर जल्दबाजी करोगे तो फिर जल्दबाजी तो, जल्दी का काम शैतान का, ऐसे बोलते हैं ना। चलो आगे चलते हैं, सेक्शन 8 पे आ जाते हैं। सेक्शन 8 मतलब सेक्शन 13 सब सेक्शन 8 के ऊपर आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो कोई बैंक है, वो अपने अकाउंट होल्डर को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, उस केस में क्या करेंगे। देखो बताओ, क्या शानदार मस्त एकदम। इस पे एग्जांपल दे रखा है मैंने, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है ना, तो क्या होएगा, एक बैंकिंग कंपनी है, वो अपने अकाउंट होल्डर को सर्विस दे रही है, तो लोकेशन ऑफ बैंक हो जाएगा ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है, बैंक ना। तो आओ इसके ऊपर एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, अभी हो जाएगा 2 मिनट में। ये रहा एग्जांपल। मिस्टर सी क्या है, एक व्यक्ति, ये सारे आईसीआई के एग्जांपल है, मस्त मजा आ रहा होगा आपको, इसलिए तो बढ़िया लग रहा होगा। मिस्टर सी क्या है, एक नॉन रेजिडेंट है, और उसका एनआरई अकाउंट होता है ना, नॉन रेजिडेंट का एनआरई अकाउंट है, वाराणसी यूपी के अंदर रजिस्टर्ड है बैंक है ना, इंडिया के अंदर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा भाई, ठीक है ना, तो वही होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब, ठीक है ना, बैंक, बैंक तो इस केस में सप्लायर है ना, तो वाराणसी हो जाएगा ना, वाराणसी यूपी तो है ना, ये देखो वाराणसी यूपी रजिस्टर्ड है जहाँ पे। बस बताओ इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ये पॉइंट हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ये भी ऐसे ही है, आसान है, इसी के अंदर है ये भी। तो पहला पॉइंट ये है, ठीक है ना, हर एक चीज क्लियर करनी है, जब तक एक एक चीज बारीकी से नहीं पढ़ोगे तो फिर बारीकी से नंबर कैसे आएंगे। दूसरा पॉइंट आ जाते हैं इसके अंदर, नेचर ऑफ सप्लाई। ये इंटरमीडिएटरी सर्विस है, इंटरमीडिएटरी सर्विस आपने पहले भी पढ़ा होगा बहुत बार। ठीक है ना,
तो इसमें क्या होता है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर, तीनों के अंदर लोकेशन ऑफ सप्लायर है, कॉमन बात है। यहाँ पे तीन बातें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये देखो इसमें भी लोकेशन ऑफ सप्लायर है, ठीक है ना। ये देखो इसमें भी लोकेशन ऑफ सप्लायर है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ दो, ठीक है ना, इसमें भी लोकेशन ऑफ सप्लायर है। तो ये हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं और इसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 से इसको ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो आइए आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, देखो आईसीआई का एग्जाम्पल है, एक्स वाई जेड एंड सन्स कोलकाता इज एन एजेंट, एज ए एजेंट काम कर रहा है, हु फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन, फॉरेन का कस्टमर है कोई, इंडिया का कोई सेलर है, ठीक है ना, उनको मिलाने का काम कर रहा है, ठीक है ना, उनको मिलाने का काम कर रहा है, ठीक है ना। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो इंटरमीडिएट सर्विस दे रहा है वो, तो उस केस में क्या होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर। सप्लायर कहाँ का है, ठीक है ना, सप्लायर मतलब, ठीक है ना, एजेंट ने, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड एंड सन्स कोलकाता, ठीक है ना, जो कि एजेंट है ना, तो हो जाएगा कोलकाता, बस खत्म। आगे चलते हैं, तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों, और यहां पे आ जाएंगे, नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग द यार्ड्स बट एक्सक्लूडिंग द एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह। आप देखो इतनी ये चीज है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 3 सीधा, ठीक है ना। ये चाहता तो मैं सीधे एग्जाम्पल भी लिख सकता था इन केसेस में, लेकिन जानबूझ के मैंने प्रोविजन दे रखे हैं, क्योंकि ताकि आप लोगों को प्रोविजन पढ़ो तो कुछ भी ऐसा लगेगा अरे पता नहीं, ठीक है ना। मिस्टर डी अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, मिस्टर जी डी जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन है, न्यू दिल्ली से, ठीक है ना। और एक कंपनी है लंदन की, 20 दिन के लिए याद लेता है उससे ये, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, तीनों में लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है, लंदन की कंपनी है ना, तो लंदन हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ना अगले वाला पॉइंट डिलीट हो रखा है, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं, समझो कि बस बन की है बात, पहुंच ही गए हैं एंड पे, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन, इस पे आ जाते हैं 10 पे। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 10 पे, नेचर ऑफ सप्लाई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द पैसेंजर इमार्क ऑन कन्वेंस फॉर ए कंटिन्यूस जर्नी। क्या मतलब है इसका, आइए इस एग्जांपल से अपन क्लियर करेंगे। आईसीआई का एग्जांपल है, होता क्या है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर ए, ये फॉरेन का टूरिस्ट है, ठीक है ना। उसने एक टिकट बुक की न्यू दिल्ली से लेके श्रीलंका। तो मिस्टर ए फॉरेन टूरिस्ट है, ठीक है ना, तो फॉरेन से यहाँ घूमने आया है दिल्ली, और दिल्ली से कहाँ जा रहा है, श्रीलंका। तो ये कहाँ से कंटिन्यू कर रहा है अपनी जर्नी, न्यू दिल्ली। कुछ सोचना ही नहीं, दिमाग नहीं लगाना, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। अब इतना मतलब इतनी सी बात ध्यान रख लो बस, कंटिन्यू कहाँ से कर रहा है जर्नी अपनी, ठीक है ना। बताओ इसमें क्या था, नेक्स्ट आ जाओ। ये कुछ नहीं है, ये वैसा ऐसे ही है, रायता फैलाने वाली बात है बस, ठीक है। तो नेचर ऑफ सप्लाई, सर्विसेज प्रोवाइड बाय बोर्ड ऑफ कन्वेंस, ठीक है ना, ड्यूरिंग ए पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग इंटेंट, ये सब पहले भी हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ये सब बातें बकवास है, हम पहले भी काफ़ी चीज़ें ये देख चुके हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेक्शन 13 सब सेक्शन 12, OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिख रखा है, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इन केस ऑफ OIDAR, एज सच रिसिपेंट नॉर्मली एक्सेस द सर्विस ऑनलाइन एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर लोकेशन। ठीक है, तो मुश्किल है, डिफिकल्ट है ये पता लगाना कि रिसिपेंट कौन है, ऑनलाइन सर्विस ले रहा है, ठीक है ना, और जरूरी थोड़ी है कि वो अपनी लोकेशन डिस्प्ले करे। आगे कहता है, ऑन सेटिस्फाइंग एनी 2 कंडीशंस आउट ऑफ 7 डीम टू बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है ना। अगर इनमें से 7 में से कोई भी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये माना जाएगा उसकी जो लोकेशन है, ठीक है ना, रिसिपेंट की, वो टैक्सेबल टेरिटरी यानी इंडिया में है। कौन कौन सी 7 कंडीशन है, रिसिपेंट गिव्स एन इंडियन एड्रेस, ठीक है ना, यानी इंटरनेट के द्वारा जब वो रिसिपेंट है वो इंडियन एड्रेस दे रहा है, ठीक है ना। पेमेंट जो सेटल कर रहा है इंडियन क्रेडिट कार्ड से ले रहा है, डेबिट कार्ड हो इंडिया का कोई भी, या कोई और कार्ड हो इंडिया का, इंडियन बिलिंग एड्रेस है उसके पास, ठीक है ना। आईपी एड्रेस जो है इंडिया का है,
कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह जो भी यूज कर रहा है उसके अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा पेमेंट करने के लिए इंडिया का कोई बैंक अकाउंट यूज कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा कंट्री कोड जो भी है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी वगैरह, ठीक है ना, वो हो गया। रिसिपेंट, ठीक है, इंडियन कोई फिक्स्ड लाइन लैंडलाइन है, ठीक है ना, उसके थ्रू वो सर्विस कर रहा है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बस ध्यान रख लेना, वैसे ना भी रखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 13, सब सेक्शन 13, नोटिफाइड सर्विसेज। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ डबल टैक्सेशन, नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ एनी सर्विस, तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप नोटिफाई कर सकते हो, सर्विसेज को नोटिफाई कर सकते हो। उन नोटिफाइड सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ द सर्विस। तो कौन कौन सी सर्विस नोटिफाई की गई है, 1, 2 और 3, इनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, तीनों केस में लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, कुछ भी नहीं है। ये बेकार की चीजें थी जो बाद बाद में दो चार चीजें हुई है ना, कुछ नहीं, ठीक है ना। मेन मेन जो चीजें थी ना, डोंट वेरी, आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। अब और जो चीज है, अब फिर से मैं कहूंगा, ठीक है ना, शांति से चाहो तो आधा घंटे का ब्रेक ले सकते हो, 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि अब मैं जो कराने वाला हूं वो है क्लैरिफिकेशन। ये क्लैरिफिकेशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब मैं आपको अमेंडमेंट कराऊंगा ना, तो वो अमेंडमेंट तो आपको घोट के पी जानी है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। और ये क्लैरिफिकेशन है, ये पहले वाली क्लैरिफिकेशन है। तो ये क्लैरिफिकेशन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी तो आप पढ़ोगे तो नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से भी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ गई, कहाँ गई, ये रही, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एडवर्टीजमेंट के ऊपर है ना काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हैं, न्यू क्लैरिफिकेशंस हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सारी क्लैरिफिकेशन दे रखी हैं, ये पुरानी क्लैरिफिकेशंस हैं। आप रीड कर लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, खाली इसको रीड कर लोगे तो भी चल जाएगा, इसको इनको रीड कर लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये वाली तो ढंग से आनी चाहिए आपको। अब इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि कुछ है इसके अंदर। आओ मैं ये वाली क्लैरिफिकेशन तो अभी याद करा दूंगा, अभी याद करा दूंगा। ये थोड़ी बड़ी है ना, आपको ज़्यादा मुश्किल लगेगी। ये यहाँ से लेके ये देखो, ये यहाँ तक आपको लगेगा पता नहीं क्या दे रखा है, और अभी ना 10 सेकंड में याद हो जाएगी, याद हो जाएगी गारंटी। अब इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है, ठीक है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सप्लाई ऑफ सर्विस इन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या है, बहुत ध्यान से देखना, होता क्या है, ठीक है ना। एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, ठीक है, क्लियर है। अब सोचो कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, उसको ऐड करवानी है, अपनी अपनी ऐड करनी है कहीं पे, ठीक है। और हाईवे से जाते हैं ना, जैसे हम लोग गाड़ी वाड़ी लेके हाईवे से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं कई जगह पे, तो उनमें से एक बिल्डिंग मेरी भी है, ऐसा मान के चलते हैं। वैसे तो किराए पे ही रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मानने में क्या जाता है ना। तो एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी सी, और हाईवे से ऐसी गाड़ी जा रही है, दूर से ही वो चमकने लगती है, बहुत बढ़िया एकदम बिल्डिंग है। तो एडवर्टीजमेंट जो कंपनी, एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उनको लगा कि भाई यहाँ पे बढ़िया एडवर्टीजमेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट कंपनी क्या हुआ, मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि जो ये आपकी बिल्डिंग है, यानी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको आप होर्डिंग्स या वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे हम ये जो स्पेस है इसको खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना। या फिर आप बताओ क्या चार्ज लोगे, जो भी है, ठीक है ना, आपकी जो बिल्डिंग है जो भी है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कौन हूँ, मैं यहाँ पे वेंडर हूँ, यानी कि सप्लायर हूँ। बोलो क्लियर है, ठीक है। इतनी बस बिल्कुल ध्यान से, नॉर्मल से तरीके से ध्यान रखना जो कहानी मैंने बताई है। अब यहाँ पे दो इशू है, बस ये दो इशू ध्यान रखने, कहानी समझ में आ जाओगी। कहानी सिर्फ इतनी है कि हाईवे से जा रहे हैं, वहां पे मेरी एक बिल्डिंग है, एडवर्टीजमेंट कंपनी मेरे पास आती है, ठीक है ना, और कहती है कि आपकी ये बिल्डिंग चाहिए, ये स्पेस बताओ, इसका कितना पैसा लोगे, क्या कुछ है, जो भी है, हमें यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करनी है अपनी, या बेचना चाहो तो बेच दो, जो भी है, ये बातें हैं। अब यहाँ पे दो इशू हैं, दो इशू बस यही समझने हैं आपको। पहला इशू क्या कहता है, पहला इशू क्या है, ठीक है ना। हो सकता है एक तो केस ये हो सकता है क्या, कि भैया एडवर्टीजमेंट कंपनी मेरे को कह रही है ये जो स्पेस है ये सेल कर रहे हो आप, ठीक है ना, या फिर हमें राइट दे दो यूज करने का ये स्पेस, जो आपकी बिल्डिंग है इसका, बिल्डिंग मतलब होर्डिंग और स्ट्रक्चर जो भी है बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। किसको बोल रहे हैं वो, मेरे को, वेंडर हूं ना मैं, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, एडवर्टीजमेंट कंपनी ऐसा बोल रही है,
मैंने कहा क्या करोगे? कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे अपने आपकी बिल्डिंग पे। बस इतनी सी बात है, बताओ, बिल्कुल नॉर्मल है ना, कुछ भी ऐसा लगा नहीं होगा। तो सोचो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए, दिमाग में थोड़ा सा भी लगाओगे ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा। प्ले लॉजिक वॉजिक सोचो कि बार ऐसे सोचो कि क्या हो सकता है। मतलब एक एडवर्टीजमेंट कंपनी मेरे पास आती है, ठीक है ना, मेरी बिल्डिंग है, वो कह रहे हैं कि जी इस बिल्डिंग को यूज करने के लिए हमें राइट दे दो, हमें यहाँ पे ना अपने होर्डिंग वोर्डिंग लगाने हैं, अपने एडवर्टीजमेंट करनी है आपकी बिल्डिंग पे, ई मूवेबल प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। मैंने कहा ठीक है जी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पे ई मूवेबल प्रॉपर्टी है मेरी, वो हाईवे पे जो भी जहां पे भी वो जगह है, वो जो भी है, मान लो जैसे सोनीपत है तो सोनीपत है, तो जहां पे भी ई मूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बस इतनी सी बात है, बताओ इसमें क्या था? कुछ भी, कोई कुछ नहीं था इसके अंदर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन जहां पे ई मूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। बाकी इतना सारा यहाँ पे लिख रखा है, तो आप ये भी पढ़ सकते हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। क्लैरिफिकेशन है कि जो होर्डिंग या स्ट्रक्चर यानी ई मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है ना। ऑफ एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई, यानी सेल ऑफ स्पेस ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी, या वो ई मूवेबल प्रॉपर्टी का राइट मांग रहे यूज करने के लिए, तो प्रोविजन लग जाएंगे सेक्शन 12 सब सेक्शन 3A, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, लोकेशन ऑफ ई मूव। बस दूसरा इशू हमारे सामने क्या आता है, चलिए दूसरे इशू की अपन बात करते हैं, ठीक है ना। दूसरा इशू क्या है, एकदम बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। देखो इशू कितना बड़ा है, देखो, ठीक है ना। इशू को क्या बना रखा है इन्होंने, आओ एकदम समझ में आएगा। अब की बार क्या है चक्कर, ध्यान से समझना। अब क्या है, एडवर्टीजमेंट कंपनी मेरे को बोल रही है कि सुनो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को वेंडर हूं मैं, मतलब समझ रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द होर्डिंग्स बिल बोर्ड लाइज विद वेंडर। वो कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि बिल्डिंग अरेंज करो आप, चाहे आपकी खुद की हो किसी और की हो, हमें बिल्डिंग चाहिए अपने बोर्ड लगाने। वेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्ले ऑफ एडवर्टीजमेंट। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है यहाँ पे बोर्ड लगवाओ हमारे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कंपनी इज नॉट ऑक्यूपाइंग स्पेस, यहां पे ना वो स्पेस नहीं ले रही है, वो ये नहीं कह रही कि बिल्डिंग दो हमें, हमें राइट दो यूज करने के लिए, वो मेरे को कह रही है, ठीक है ना। मैं उसको एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा हूं एक तरीके से बोले तो, एडवर्टीजमेंट कंपनी को, ठीक है ना। वो कह रही है कि तुम करो ये सारे काम। तो उस केस में क्या होगा, तो इस केस में तो बात ही खत्म होगी, फिर तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 लग जाएगा इस केस में। तो क्या लग जाएगा, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 लग जाएगा इस केस में। क्यों लग जाएगा सर, ठीक है ना, सोचो जरा। क्योंकि इस केस में मैं एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा हूं, वेंडर एडवर्टीजमेंट कंपनी को। वहां पे तो क्या था, वहां पे मैं अपनी बिल्डिंग को यूज करने के लिए दे रहा था, या अपनी बिल्डिंग बेच रहा था, या जो भी था उस तरीके से था। लेकिन यहाँ पे कंपनी कह रही है कि भैया तुम बिल्डिंग खुद की या किसी और की बिल्डिंग हमें अरेंज करके दो, हमारी एडवर्टीजमेंट के बोर्ड लगाओ यहाँ पे, ये सब तुम्हारा काम है, ये है। तो मैं एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा हूँ उसको, ठीक है ना। देर इज नो सेल ऑफ स्पेस, देर इज नो राइट टू यूज ऑफ स्पेस ऑन होर्डिंग ई मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह, ये सब नहीं है यहाँ पे। बाई वेंडर टू एडवर्टीजमेंट कंपनी, ये नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? हाँ, तो इसलिए यहाँ पे जो पिछले वाले प्रोविजन थे ना 12 13A के, वो लगेंगे ही नहीं। तो किसके प्रोविजन लगेंगे यहाँ पे, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 लग जाएगा। बस इतनी सी बात बोल रखी है और कुछ भी नहीं है। आगे आ जाते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई की अमेंडमेंट्स। बोलो क्लियर है? अब प्लेस ऑफ सप्लाई की अमेंडमेंट्स, ठीक है, ध्यान से देखना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, चले आगे। यहाँ पे टोटल प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर 5 अमेंडमेंट्स हैं, जो कि मैंने सारी की सारी यहाँ पे कवर की है, ठीक है। तो ये 5 अमेंडमेंट्स हम 1 बाय 1 करके करने वाले हैं। बिल्कुल आसान लगेगी एकदम, बिल्कुल हर एक अमेंडमेंट मैंने एग्जाम्पल के साथ, चार्ट के साथ आपको बहुत ही सुंदर तरीके से समझा रखी है, ठीक है। याद रखना, जब आप ये अमेंडमेंट्स कर रहे हो तो एक बार वीडियो सुनने के बाद 15-15 मिनट में 3 बार आप खुद से कर लेना। जैसे आप वीडियो सुना, 15 मिनट में एक बार खुद से रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। फिर अगले दिन फिर 2-3 बार इसको जल्दी से जल्दी कर लेना, 3 बार। तो ये अभी एकदम 100% हो जाएगा, ठीक है, ताकि फिर जब कभी भी आप इसको रिवीजन करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली अमेंडमेंट आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली अमेंडमेंट यहाँ पे है फर्स्ट अमेंडमेंट, इसकी हम बात करते हैं। बिल्कुल अभी याद हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी देता हूँ अभी के अभी याद हो जाएगा, बस ध्यान से देखना। तो अमेंडमेंट क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, हमें बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, किसका, ऑफ गुड्स पर्टिकुलरली बीइंग सप्लाइड थ्रू ईसीओ,
ये कह रहा है एक ऐसा गुड्स जो ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा सप्लाई किया गया है एक गुड्स, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वेयर बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एड्रेस ऑफ डिलीवरी, यानी बिलिंग एड्रेस जिसका अलग है, डिलीवरी एड्रेस अलग है। तो अब बताओ कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। आइए मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दे दिया है। अगर ये होगा तो यानी कि समझ लो कि क्लैरिफिकेशन क्लियर है, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है ना जो, वो खत्म, मतलब समझ लो अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो ठीक है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मेरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं हूँ ब्रो, यानी कि मैं, ठीक है ना, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, दिल्ली लक्ष्मी नगर के अंदर, ठीक है ना, और मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, ठीक है ना। ब्रो दिल्ली लक्ष्मी नगर में रहता है और अनरजिस्टर्ड है, ठीक है ना। मुझे लगा यार मेरी बहन जो कि हरियाणा में रहती है, ठीक है ना, सोनीपत में, तो मुझे लगा कि चलो उसको एक फ़ोन दे देते हैं, एक मोबाइल खरीद के दे देते हैं ऐसा, ठीक है। अब मैंने जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा एक फ़ोन खरीदा, ठीक है ना, एक प्लेस किया, एक ऑर्डर, मतलब फ़ोन ऑर्डर किया मैंने, और उनको मैंने बोला कि भैया मेरा जो एड्रेस है ना वो दिल्ली वाला, यानी कि बिलिंग एड्रेस मेरा ये दिल्ली वाला डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये बातें होगी सारी। अब उन्होंने क्या किया, मैंने उनको बोल दिया कि भैया जो मोबाइल है ना वो मोबाइल यहाँ पे भेजना है ना, मैंने ये बात उनको बोल दी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो इनवॉइस बनाया ना उसके ऊपर डिलीवरी एड्रेस कौन सा डाल रखा था, ये वाला डाल रखा था कि भैया यहाँ पे डिलीवर हुआ है। अब ऐसे केस में कहानी पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। मैं दिल्ली में रहता हूँ जो कि अनरजिस्टर्ड, ये बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि अनरजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ठीक है ना। मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, अनरजिस्टर्ड हूँ, ठीक है ना। मैंने बिलिंग एड्रेस दिया ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ठीक है ना, और उसको मैंने बोला कि भैया एक मोबाइल है वो आपको सोनीपत भेजना है, ठीक है ना, हरियाणा में भेजना है आपको, ठीक है ना। और उन्होंने वो मोबाइल वहाँ पे डिलीवर कर दिया, लेकिन जो उन्होंने इनवॉइस बनाया उसके अंदर डिलीवरी एड्रेस डाल रखा था। तो ऐसे केस में, ठीक है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मोबाइल का, ठीक है ना, गुड्स यहाँ पे मोबाइल होगा, है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा उसका, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा जहाँ पे गुड्स को डिलीवर किया गया है, ठीक है, यानी कि हरियाणा। इन दिस केस डिलीवरी एड्रेस कौन सा है, हरियाणा, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ये माना जाएगा। बस इतनी सी बात है और इसी की क्लैरिफिकेशन यहाँ आई हुई है। आइए देखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने वो करा दिया पूरा अच्छे से चार्ट बना के ढंग से, है ना, विद प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन इन्होंने लिख के दे रखी है, आइए पढ़ लेते हैं क्लैरिफिकेशन क्या है। एज पर प्रोविजन सेक्शन 10(1)(c)(a) क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का, ठीक है ना, जहाँ पे कि एड्रेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है ना, इनवॉइस के अंदर क्या डाल रखा है, ठीक है ना, डिलीवरी एड्रेस रिकॉर्ड कर रखा है ना। और कौन कर रहा है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है ना, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन ने ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है ना, और उसने बिलिंग एड्रेस भी बता दिया है, ठीक है ना, और इनवॉइस के अंदर डिलीवरी एड्रेस ऑफ डिलीवरी डाल रखा है ना। तो दोनों अलग अलग है, मतलब जैसे मैं था ना, मैं हरियाणा में रहता हूँ, मेरी बहन मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी बहन कहाँ रहती है, सोनीपत यानी कि हरियाणा में रहती है। तो बिलिंग एड्रेस मैंने दिया और डिलीवरी एड्रेस उन्होंने इनवॉइस में डाल के डिलीवर कर दिया प्रोडक्ट। ये बातें सब कुछ वही लिख रखा है सेम टू सेम। तो पूछ रखा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ बेस्ट, तो जहाँ पे डिलीवर किया गया है गुड्स, ठीक है ना, वही हो जाएगा, जैसे अपने केस में हरियाणा था। तो आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं सेकेंड, यहाँ पे दूसरी क्लैरिफिकेशन की बात करते हैं, यानी जो दूसरी अमेंडमेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई की, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कस्टोडाइल सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैंने एकदम बढ़िया से ही चार्ट बना के दे दिया है, अगर ये ध्यान होगा आपको, देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर ये कर लिया ना आपने तो समझ लो कि मतलब होगा बस खत्म, फिर कुछ भी नहीं बचता है यहाँ पे। आइए, अगर ये समझ में आ गया तो क्लैरिफिकेशन डन, खत्म, सारा सब कुछ यहाँ पे मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे कहानी समझना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। अब एक तरफ है US, ठीक है ना, USA, ठीक है, USA है, यानी कि ये तो होगी हमारे लिए फॉरेन कंट्री। और एक तरफ इंडिया में हूँ मैं ब्रो, यानी कि मैं कौन हूँ, FPI का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। मैं एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हूँ। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होता है, वे लोग जो फॉरेन की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैंने सोचा कि भैया US के अंदर यानी फॉरेन कंट्री में मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि चलो US के अंदर क्या करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्टली स्टॉक खरीदूंगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी मुझे, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या सोचा कि चलो ये सारे काम क्या करते हैं, बैंक के द्वारा करेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे काम जो है, ठीक है ना, बैंक के द्वारा करेंगे। और मैंने बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया, यानी बैंक ने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया, मैंने बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भैया आप मेरे बिहाफ पे जो है स्टॉक खरीदो US के अंदर,
ये कहानी है पूरी की पूरी, समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, बैंक के थ्रू क्यों कर रहा हूं, डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि बैंक के द्वारा अगर मैं करूंगा तो सेफ रहेगी मेरी इन्वेस्टमेंट। दूसरा, बैंक प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएगा मेरी ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। और तीसरा, यहां पे कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है जब हम दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ठीक है ना, तो कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। अब मुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर बैंक के द्वारा मैं ये काम करता हूं तो ये मुझे सब फायदे मिल जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है जी। अब ऐसे केस में, ठीक है ना, ऐसे केस में जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते हैं तो सवाल ये उठता है कि यहां पर बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, किसको? बैंक मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये कस्टोडाइल सर्विस होती है दोस्तों, ठीक है ना। बैंक एज ए कस्टडियन यहां पे काम कर रहा है, कस्टोडाइल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मेरे को, ठीक है ना। मैं बैंक का यहां पे अकाउंट होल्डर नहीं हूं, बैंक मेरे को अकाउंट होल्डर की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बैंक सिक्योरिटीज में डील कर रहा है, ठीक है ना, सिक्योरिटीज में डील कर रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे यही बात बोल रखी है साथ में कि अंडर सेक्शन 13(8)(a) क्या बोलता है, ठीक है ना, ये कहता है, ठीक है ना, कि 13(8)(a) क्या कहता है, वो कवर करता है सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी टू अकाउंट होल्डर। ये तो क्या बोलता है, ये कहता है कि भैया बैंकिंग कंपनी अगर कोई भी अपने अकाउंट होल्डर को सर्विसेज दे रही है, ठीक है ना, तो वो कवर होता है यहाँ पे 13(8)(a) के अंदर। लेकिन यहां पर इस केस में बैंक क्या कर रहा है, कस्टोडाइल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मैं उसका अकाउंट होल्डर नहीं हूं, ठीक है ना। वो मेरे को कस्टोडाइल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं उसका अकाउंट होल्डर नहीं हूं, अकाउंट होल्डर को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा वो, इसलिए 13(8)(a) के प्रोविजन यहाँ पे नहीं लगेंगे, इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोविजन लग जाएंगे सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के। और उसके हिसाब से क्या होता है, जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होता है ना, ठीक है ना, बैंक किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मेरे को, और मैं कहां का रहने वाला हूं, इंडिया का, तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस यानी कि मैं इंडिया का रहने वाला हूं, वही यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आई होप क्लियर है एकदम बढ़िया से। और यही चीज यहाँ पे सब कुछ लिख के दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक कस्टोडियल एग्रीमेंट कर रहा है किसके साथ, मेरे साथ, ठीक है, ओके। और कस्टोडियल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सीबी के द्वारा डिफाइन भी कर रखा है यहाँ पे, कस्टोडियल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे आगे बता रखा है कि जो बैंक है ना, वो क्या करेगा, वो बैंक कस्टडियन है, ठीक है ना, कस्टडियन है। क्या करता है बैंक, मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह, मतलब जो भी हम एफपीआई होता है ना, ठीक है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, हम जो फॉरेन कंट्री के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे जो है सिक्योरिटीज वगैरह के रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो मेंटेन करता है, ठीक है ना। हाँ, हम उनके अकाउंट होल्डर नहीं है। कस्टोडियल सर्विसेज, ठीक है ना, कस्टोडाइल सर्विसेज टू एफपीआई इन्वॉल्व कीपिंग देयर इन्वेस्टमेंट सेफ, ये सब बातें वहीं लिख रखी है जो मैंने चार्ट में दिख रखी है, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बैंक के द्वारा क्यों कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मेरी सेफ रहेगी, वो प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन हैंडल करेंगे, मेरे भी आप पे स्टॉक खरीदेंगे और बेचेंगे, है ना। और क्या है, ठीक है ना, मुझे अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि फॉरेन कंट्री के अंदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना, ये सब बातें मैंने आपको बता दिया है। सेक्शन 13(8)(a) की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने बता ही दिया था। 13(8)(a) में क्या दे रखा है कि जो बैंकिंग कंपनी होती है ना, वो अपने अकाउंट होल्डर को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी बात कर रहा है। लेकिन यहां पर, ठीक है ना, कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कस्टडी एज ए कस्टडियन काम कर रहा है बैंक, जो मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं उसका अकाउंट होल्डर नहीं हूं, ठीक है। बोलो क्लियर है, ओके जी, ठीक है। कस्टोडाइल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक और एपीआई, ठीक है ना, टू ए, मतलब जो बैंक मेरे को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, वो जो है, ठीक है ना, उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे कि भैया, उसको ये ट्रीट नहीं करेंगे कि बैंक जो है अपने अकाउंट होल्डर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 13(8)(a) के हिसाब से डिटरमाइन ना करके डिफॉल्ट प्रोविजन सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 लग जाएगा, और उसके हिसाब से लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, यानी कि मैं कहां का रहने वाला हूं, रिसिपिएंट मतलब मैं, ठीक है ना, मैं सर्विस ले रहा हूं बैंक से, तो मैं इंडिया का रहने वाला हूं, और यहां पे लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई ये हो जाएगा। आई होप डन है, एकदम से बढ़िया से होगा वो। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं थर्ड पे। ये है भाई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है ना, इसको मतलब ढंग से कर लेना, और बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आपको समझ में आ जाएगी शानदार तरीके से। पर ध्यान से देखना है इस क्लैरिफिकेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन क्लाइंट। अब क्या है, कहानी क्या है यहाँ पे, पहले कहानी को समझो आप। ये कहानी मैंने इस चार्ट्स के द्वारा थोड़ी सी दे रखी है। पहले मैटर क्या है, मैटर को समझो। मैटर ये है कि एक फॉरेन क्लाइंट है, यानी कि फॉरेन की कोई कंपनी है, ऐसे समझो, ठीक है ना। अब फॉरेन की कंपनी ने इंडिया के अंदर कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है या एडवर्टाइजमेंट करने वाली एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग कंपनी या एडवर्टाइजिंग एजेंसी है कोई इंडिया के अंदर, फॉरेन की कंपनी है, ठीक है ना, फॉरेन का क्लाइंट हो गया, यानी कि फॉरेन की कंपनी है, वो इंडिया की जो कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी या एडवर्टाइजिंग कंपनी, ठीक है ना, उसको बोल रही है, क्या बोल रही है,
ठीक है ना, कि भैया आप जो है कुछ हमें एडवर्टीजमेंट वगैरह करानी है, ठीक है ना, उसका अरेंजमेंट कराओ, ठीक है ना। और वो जो कंपनी है एडवर्टाइजिंग कंपनी, वो इंडिया के अंदर फिर किसी मीडिया ओनर से बात करती है कि भैया हमें स्पेस चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर दो एग्रीमेंट हो जाते हैं। एडवर्टाइजिंग कंपनी जो इंडिया की है वो दो एग्रीमेंट करती है, एक तो फॉरेन क्लाइंट के साथ और एक यहाँ पे मीडिया ओनर के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दो एग्रीमेंट हो जाते हैं, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। तो एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या करेगी, ठीक है ना, इस केस में क्या होएगा, इस केस में एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉरेन क्लाइंट को सर्विसेज दे रही है, ठीक है ना, ओके, खुद से, ओके। तो ऐसे केस में, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा फॉरेन करेंसी में, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, उसका अलग से इनवॉइस बना के देगा, ठीक है ना, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये कोई एज ए एजेंट काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये कोई सर्विसेज आप पढ़ते होगे, याद होगा, इंटरमीडिएटरी सर्विस, इट इज नॉट एन इंटरमीडिएटरी सर्विस, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएटरी सर्विस होता तो ये सीधा सीधा इसको फॉरेन क्लाइंट को इससे मिला देता है मीडिया ओनर से कि भैया देखो आपस में बात कर लो, ठीक है ना, लाओ, बस मेरा काम इतना ही था, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ये फॉरेन क्लाइंट को, फॉरेन कंपनी को खुद सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, कि भैया आप चिंता मत करो, वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे आपको, सारी चीजें मेरा काम है, मैं करके दूंगा यहाँ पे, ठीक है, जिम्मा ले रहा है पूरा का पूरा। तो ऐसे केस में, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर फॉरेन, ये इसको सर्विस दे रहा है ना, ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या कर रही है, फॉरेन क्लाइंट को सर्विस दे रही है, तो ये इसको पेमेंट कर देगा और ये इसको इनवाइस बना के दे देगा। और यहाँ पर एडवर्टाइजिंग कंपनी, ठीक है ना, एक एग्रीमेंट इसके साथ बना रही है इंडिया के अंदर, है ना, ठीक है ना। तो क्या कर रही है, अब इसको क्या बोलेगी, ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या कर रही है, मीडिया ओनर से स्पेस ले रही है, ठीक है ना, कि भैया हमें आपका स्पेस चाहिए, ठीक है, तो इसको पेमेंट करेगी है और ये इसको अलग से इनवॉइस दे देगा। इस तरीके से, आई होप क्लियर है, ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है ना। बाकी यहाँ ऊपर क्या लिख रखा है कि फॉरेन कंपनी, ठीक है ना, एक हायर करती है एडवर्टाइजिंग कंपनी को इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज को एडवर्टीजमेंट कराने के लिए, ठीक है ना। और वो जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है यानी कि ये वाली, ठीक है ना, वो कहती है कि सारे काम हम करके देंगे, वन स्टॉप सॉल्यूशन, आप बिल्कुल चिंता ना करो, फॉरेन के क्लाइंट को आप ऐसा बोल रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे तीन समस्याएं हमारे सामने निकल के आती है, कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि मैटर क्या है। फॉरेन का क्लाइंट है, फॉरेन की कोई कंपनी है, इंडिया की कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उससे बात करती है, ठीक है ना। और इंडिया की जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो इंडिया के मीडिया ओनर से बात करती है स्पेस के लिए, ये कहानी है, ठीक है ना। यहाँ पे दो एग्रीमेंट हो गए, ठीक है ना, एक तो फॉरेन क्लाइंट और एडवर्टीजमेंट कंपनी के अंदर, ठीक है ना, और एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी या कंपनी के बीच में, ठीक है ना, किसके साथ, मीडिया ओनर के साथ। आई होप क्लियर है। यहाँ पे आ जाते हैं तीन इशू हमारे सामने यहाँ पे निकल के आते हैं इस केस के अंदर, इस क्लैरिफिकेशन को समझने के लिए। पहली प्रॉब्लम जो है वो क्या है, वेदर, ये पूछ रहा है कि जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, ठीक है ना, क्या हम ये मान लें कि वो इंटरमीडिएटरी, एज ए इंटरमीडिएटरी काम कर रही है, यानी जो फॉरेन क्लाइंट है और जो मीडिया ओनर है, यहां पे मैंने ऊपर दिखाया था ना आपको, ये कह रहा है कि क्या हम ये मान लें कि ये इंटरमीडिएटरी, एज ए इंटरमीडिएटरी काम कर रही है इन दोनों के बीच में। अरे नहीं भाई, ठीक है ना, ये कौन सा, ये जो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कंपनी है ये थोड़ी कर रही है कि फॉरेन क्लाइंट को, ठीक है ना, मीडिया ओनर को जो इंडिया की, इनको मिला रही है कि चलो ठीक है जी आप आपस में बात कर लो। ऐसा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, समझ रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि ये खुद सर्विस दे रही है इसको। वैसे ही सब कहानियां वहां पे पढ़नी है और आइए चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो नीचे जैसे कि इसने दे दिया है क्लैरिफिकेशन में, क्या बता रखा है कि भैया दो एग्रीमेंट है यहाँ पे, मैंने भी तो बताया था आपको, ठीक है ना। एक तो एडवर्टाइजिंग कंपनी अपना एग्रीमेंट कर रही है फॉरेन क्लाइंट के साथ, फॉरेन की कंपनी के साथ, और उसको बोल रही है कि चिंता मत करो, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। और वो फॉरेन की कंपनी, ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग कंपनी को पेमेंट कर रही है इंडिया वाली को, और वो उसको इनवॉइस दे रही है। दूसरा एग्रीमेंट किसके साथ कर रही है, एडवर्टाइजिंग कंपनी दूसरा एग्रीमेंट कर रही है, ठीक है ना, मीडिया ओनर के साथ, कि भैया हमें स्पेस चाहिए, हमारी एक एडवर्टीजमेंट है वो डिस्प्ले करानी है, ठीक है, ठीक है ना। अब उसको पेमेंट करेगा, ठीक है ना, और वहां से फिर इनवॉइस मिल जाएगा उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैंने ये बताई दिया आपको कि ये जो सब हो रहा है ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल हो रहा है, ठीक है ना। दो एग्रीमेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, नो एग्रीमेंट, किस किस के बीच में नो एग्रीमेंट, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो फॉरेन क्लाइंट है ना और मीडिया ओनर, ये तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है ना, ये बात बोल रहा है। आइए नीचे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। नो एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन, ठीक है ना, मीडिया कंपनी यानी कि जो इंडिया में,
और फॉरेन क्लाइंट, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है ना, इसलिए क्लियर है। तो जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है दोस्तों, वो एज ए एजेंट काम नहीं कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना, वो बल्कि खुद सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, वो खुद सर्विस प्रोवाइड कर रही है फॉरेन के क्लाइंट को, इसलिए इंटरमीडिएटरी नहीं माना जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, मुझे भी कूड़ा फेंकना था, कोई बात नहीं, कल फेंक देंगे। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा इशू क्या है दोस्तों, दूसरा इशू ध्यान से समझना आपको, ठीक है। दूसरा इशू क्या है, ये दूसरे इशू के अंदर बहुत अच्छे से समझना, पहला पॉइंट समझ में आ होगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरे में आ जाते हैं। अब दूसरे पॉइंट में ये बोल रहा है कि एक बात बताओ कि जो फॉरेन का क्लाइंट है, समझ रहे हो, अब जो फॉरेन का क्लाइंट है, चलिए वापस एक बार चार्ट पे चलते हैं, ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे एक चार्ट सा बनाया था ना अपन ने, ये वाले, इस पे आ जाओ, ठीक है ना, और थोड़ा अलग कलर का पेन ले लेते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि बात बताओ कि जो फॉरेन का क्लाइंट है, ये वाला है ना, फॉरेन का जो क्लाइंट है, ठीक है, अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा मान लो, है ना, तो सवाल ये है कि ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि क्या उस रिप्रेजेंटेटिव को रिसिपिएंट मान लें हम, ठीक है ना, क्या मान लो फॉरेन की जो कंपनी है उसने इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव बिठा रखा है, ठीक है ना, तो क्या ये मान लें कि भैया वो रिसिपिएंट है, ठीक है। तो सवाल ये, तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस उसे मान लें? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि रिसिपिएंट ऑफ सर्विस वो व्यक्ति होता है जो, ठीक है ना, लाइबल टू पे कंसिडरेशन होता है, और यहां पे फॉरेन क्लाइंट है, जो फॉरेन कंपनी है, ये लाइबल टू पे कंसिडरेशन है, ठीक है ना। यहां पे देखो पेमेंट कौन कर रहा है, ये पे कर रही है, ठीक है ना। तो फॉरेन जो क्लाइंट है, ठीक है ना, ये लाइबल टू पे कंसिडरेशन है, ठीक है ना। लाइबल टू पे कंसिडरेशन कौन है? फॉरेन क्लाइंट। इसलिए ध्यान रखना कि फॉरेन क्लाइंट जो है, फॉरेन कंपनी जो है, वही रिसिपिएंट ऑफ सर्विस माना जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव को नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। क्या? रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। आई होप क्लियर है, बस यही पॉइंट है ऊपर, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। आ जाओ नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट इशू, ये रहा इशू नंबर 2। तो ये कह रहा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के अंदर, फॉरेन का जो कंपनी है उसका, ठीक है ना, क्या उसको रिसिपिएंट ऑफ सर्विस मान लें? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन होता है? वो व्यक्ति जो लाइबल टू पे कंसिडरेशन है, और वो तो एक ही हो सकता है, कौन? फॉरेन क्लाइंट है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के अंदर, उसको हम रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा इशू भी एकदम आसानी से समझ में आएगा हुआ। तीसरे इशू पे चलते हैं दोस्तों। तीसरे इशू में कहता है कि वेदर द एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनी टू द फॉरेन क्लाइंट कैन बी कंसिडर्ड एज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। ये कह रहा है कि एक बात बताओ, ठीक है ना, क्या हम लोग, ठीक है ना, क्या हम लोग जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग कंपनी है, वो एडवर्टाइजिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, किसको? अपने फॉरेन क्लाइंट को, क्या उसको हम परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस मान लें? ठीक है ना, ये कह रहा है। तो मान सकते हैं? ठीक है ना, नहीं मान सकते। सवाल है कि क्यों क्यों नहीं मान सकते? इसके पीछे वजह है। क्या वजह है? ठीक है ना, देखो सबसे पहली वजह तो ये है कि भैया यहां पे गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब, ठीक है ना, यहां पे किसी भी गुड्स की फिजिकली रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है एडवर्टाइजिंग कंपनी, ठीक है ना, उसके लिए किसी भी, ठीक है ना, गुड्स, फिजिकली गुड्स का होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए सेक्शन 13A, ठीक है ना, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, ठीक है ना, क्लोज ए के हिसाब से क्या कह रहा है? ठीक है ना, इसके प्रोविजन तो लगेंगे ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए इसके हिसाब से हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि भैया जो रिसिपिएंट है ना, उसका भी फिजिकली होना जरूरी नहीं है यहाँ पे, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव है या फॉरेन का क्लाइंट है, ठीक है ना। एडवर्टाइजिंग कंपनी मतलब ये नहीं कह रही कि भैया फॉरेन के क्लाइंट को कि तुम्हारा होना जरूरी है या तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव का होना जरूरी है, इसलिए 13(3)B भी यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये चीजें नहीं लग रही हैं तो ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएंगे हम? डिफॉल्ट प्रोविजन पे आ जाएंगे, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 पे आ जाएंगे। और डिफॉल्ट प्रोविजन एक ही बात बोलता है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, हमने पहले भी पढ़ा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, ठीक है ना। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है? ठीक है ना, फॉरेन क्लाइंट,
ठीक है ना, जो कि आउटसाइड इंडिया के अंदर है, इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है ना, क्या मानेंगे? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो वो है एडवर्टाइजिंग कंपनी, वो अपने फॉरेन के क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो एक्सपोर्ट कर रही है ना सर्विस, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगी आउट ऑफ इंडिया। फॉरेन का जो क्लाइंट है उसकी जो लोकेशन है उसे मानेंगे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। ठीक है ना, डिफॉल्ट प्रोविजन लग जाएगा। एकदम क्लियर होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है ना, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और यहां पर एक और क्लैरिफिकेशन यहां पे दे रखी है, इसकी बात कर लेते हैं। बहुत आराम से समझ में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस वेयर एडवर्टाइजिंग कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है ना, एज ए एजेंट काम कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि फॉरेन का क्लाइंट है, फॉरेन की कंपनी है, इंडिया के अंदर एक एड एजेंसी है, ठीक है ना, उसको हायर कर रही है। ठीक है ना, और वो जो है ना, वो क्या कर रही है, वो बस जो फॉरेन का क्लाइंट है और जो मीडिया ओनर है उनको मिला रही है बस। ठीक है ना, उनको एज एजेंट काम कर रही है उसके। ठीक है ना, वो ये नहीं कह रही कि आओ हम वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे, वो खुद कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं कर रही है। एड एजेंसी फॉरेन के क्लाइंट को, फॉरेन की कंपनी को खुद से कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कर रही कि भैया आओ सारे काम हम करके दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, और आगे मीडिया ओनर से खुद बात कर रही है, फिर ऐसा नहीं हो रहा है इस केस में। इस केस में एज एजेंट काम कर रही है एडवर्टाइजिंग कंपनी, समझ रहे हो? ठीक है ना, तो यहां पर जो एग्रीमेंट है दोस्तों, वो डायरेक्टली किसके बीच में है? फॉरेन का जो कंपनी है उसके बीच में और मीडिया ओनर के बीच में। ठीक है ना, जो कि उनको स्पेस प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो यहां पे क्या होएगा, जो मीडिया ओनर है वो डायरेक्टली इनवॉइस किसको काट के देगा? फॉरेन के क्लाइंट को देगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे तो किसको दे रहा था? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, जो इंडिया की कंपनी थी एड एजेंसी, उसको दे रहे थे, है ना। तो यहां पर जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो एक इंटरमीडिएटरी के रूप में काम कर रही है, वहां नहीं कर रही थी, यहां कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? ठीक है ना, ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई अगर हमें डिटरमाइन करना है तो क्या हो जाएगा? तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, सीधी सी बात है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है यहाँ पे? लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब एडवर्टाइजिंग कंपनी। ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग कंपनी, तो एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या है? ठीक है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा। ठीक है ना, 13(8), ठीक है ना, बी के हिसाब से, तो यही आगे लिख रखा होगा, देखो। ठीक है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है ना, 13(8) बी के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है ना, लोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपनी। बोलो क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है ना, ये लास्ट है और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा शानदार तरीके से। तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं, डेटा होस्टिंग सर्विसेज, ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर लोकेटेड है। ठीक है ना, ओके। और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडिंग लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो इसका मैंने एक चार्ट दे दिया है, ठीक है ना, डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी मैट, ये चार्ट मैंने वहां से उठाया, तो ये आप देख समझ लोगे तो सारा काम बन जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और फिर हम लोग इसको ढंग से कर लेते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों क्या है कि यूएस है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है? इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया में कौन है? इंडिया में है DHSP, इसका मतलब होता है डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सप्लायर। ठीक है ना, सप्लायर कहाँ है? इंडिया के अंदर। और CCSP यानी ये है रिसिपिएंट, इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। ये कहाँ पे? ये यूएस में है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, क्लियर है? तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो इंडिया के अंदर सप्लायर है ये डेटा होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, रिसिपिएंट कहाँ है? यूएस में है, और वो इसको पेमेंट कर रहा है फॉरेक्स में। बोलो क्लियर है? तो ये तो सीधी सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, और ये क्या कर रहा है? ठीक है ना, यूएस में जो है CCSP, ये क्या कर रहा है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको? अपने कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को। तो कहानी समझ में आ गई होगी आपको। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यही ये पूछ रहा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होगा। ठीक है ना, जो कि यूएसए है। तो एज पर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 डिफॉल्ट प्रोविजन लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है ना, जो कि CCSP यानी कि क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना, जो कि आउटसाइड इंडिया यूएसए है। तो यही हो जाएगा डिफॉल्ट प्रोविजन एज पर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। बोलो क्लियर है? तो इस चार्ट से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे जितना भी दे रखा है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब आगे क्या दे रखा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, बस ये ध्यान रख लेना आप, बस ये चार्ट, तो ये सब कुछ याद रहेगा आपको। ठीक है ना, अदरवाइज तो बहुत कुछ दे रखा है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये भी समझा दिया आपको कि डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जो कि इंडिया में था सप्लायर।
डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब ऐसी कंपनी जो क्या करता है, स्टोरेज स्पेस ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है? स्टोरेज स्पेस, ठीक है ना, अपने सर्वर्स पर, कि भैया आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑनलाइन डाटा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अमेजॉन वेब सर्विस, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा मैंने समझा रखा है यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जो ऑफर करती है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, जैसे डेटा स्टोरेज, ठीक है ना, डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। फिर आगे कुछ कुछ बातें बता रखी है इसने, जैसे कि ये बता रखा है, ठीक है ना, डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, ठीक है ना, वो जो डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये सब, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, ठीक है ना। एंड यूजर कौन होता है, मतलब जो क्लाइंट होता है किसका, इसका, ठीक है ना। ये भी हमने चार्ट, ये सब कुछ हमने चार्ट में देख लिया है। उसके बाद क्लैरिफिकेशन दे रखा है। क्लैरिफिकेशन में क्या बता रखा है कि भैया ये दोनों दोनों जो काम कर रहे हैं ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको, है ना, ठीक है ना, अपने एंड यूजर्स को, और यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। याद हो तो मैंने ये सब बताया था, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके की ई मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह की बात नहीं हुई है। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह क्या करेंगे, वही जब भी ये चीज़ें समझ में ना आए ना, तो समझ लो कि डिफॉल्ट प्रोविजन ही लगेगा। तो डिफॉल्ट प्रोविजन सेक्शन 13(2), ठीक है ना, सब सेक्शन 2, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन ऑफ रिशिपमेंट ऑफ सर्विस, ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं सही बताऊं ईमानदारी से, तो बस ये चार्ट ध्यान रख लेना दोस्तों। अगर ये चार्ट ध्यान है, ठीक है ना, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं और एकदम क्लियर होगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ, सारी अमेंडमेंट डाल दूंगा। मैंने जैसे कि बोला था विद इन ए वीक आपको सारी अमेंडमेंट्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।